Hello everyone, welcome back to Literature IQ Education. Once again, I came with the new poem that is The Last Ride Together, written by Robert Browning. This is a dramatic monologue जिसमें एक स्पीकर है और एक जो है लिसनर है. बट रिमाइंड यू, जो स्पीकर है वो पोएट नहीं है. जो स्पीकर है वो एक कैरेक्टर है जो यहाँ पर इस पोम के अंदर अपना जो है रिजेक्शन कैसे हैंडल करता है उसके बारे में थ्रू आउट द पोम अप टू 10 स्टेंजा जो है वो बात करेगा. जैसे कि आजकल हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि लोग जो है रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं. कोई अपनी बिलाव्ड के ऊपर जो है तेजाब फेंक रहा है, कोई अपनी बिलाव्ड को काट के फ्रिज में रख रहा है, कोई वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को काट के जो है ड्रम में डाल रही है. सो दिस इज द लव जो आजकल हम देख रहे हैं. बट इन दिस सिनेरियो जहां पे हम लोग डिप्रेशन एंजाइटी फील करते हैं या फिर हमें डर लगता है किसी के साथ रिलेशनशिप में आने में, अब इसी को जो है इस पॉइंट से थोड़ा सा अपने आप को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक पोम आपके सामने लेकर आई हूं. दैट इज लास्ट राइड टुगेदर, जिसमें एक लवर जो है वो अपने बिलव्ड को अपने बिलव्ड के रिजेक्शन को इतना प्यार से इतना स्मूथली हैंडल करता है कि यू वुड लव दिस पोम. ये पोम मेरी भी फेवरेट है. इट इज वन ऑफ द बेस्ट लव सॉन्ग्स या लव पोएम जो कि मैंने आज तक पढ़ी है. तो ये पोम जब आप पढ़ोगे गेट टू नो कि कितना जो है आप रिजेक्शन को कितने अच्छे से भी हैंडल कर सकते हो. यानी किसी भी ब्रेकअप को जरूरी नहीं है कि अग्रेसिव नोट के ऊपर ही एंड किया जाए या किसी जो है डिजास्टरस रिजल्ट के साथ उसको एंड किया जाए. उसको आप जो है बहुत ही प्यार से एक आप हैप्पी नोट के ऊपर भी अपना जो है ब्रेकअप कर सकते हो. सो दिस इज द पोम जो हमें आज की जो जनरेशन है उनको सिखाने के लिए है कि आप जो है किसी भी रिलेशनशिप से कैसे जो है स्मूथली एग्जिट कर सकते हैं. एक अच्छी जो है मेमोरीज के साथ जो है आप अपना न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं. सो लेट्स रीड आउट द पोम. बट बिफोर दैट हम देखेंगे अबाउट द पोएट हिमसेल्फ, दैट इज रॉबर्ट ब्राउनिंग. तो देखिए रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में हम देखते हैं. पहले रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है आपको पता है कि ये विक्टोरियन पोएट हैं. और विक्टोरियन पोएट, विक्टोरियन एज मतलब द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन रिलीजन एंड साइंस. आपको पता है डार्विन की थ्योरी आने के बाद में लोगों में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था. यानी कुछ लोग जो हैं वो ये मानते थे कि ये धरती जो है वो भगवान चला रहे हैं, और कुछ जो है लोग जो साइंस को फॉलो करने वाले थे उन्हें लगने लग गया था कि ये जो यूनिवर्स है इसके पीछे भी एक साइंस है, इसमें गॉड का कोई भी रोल नहीं है. सो बेसिकली ये जो है ऐसा एक आप कह सकते हो डिवीजन था जिसको विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज भी कहा जाता है, जिसमें एक जो है ग्रुप ऐसा था जो साइंस को फेवर करता था और एक ग्रुप ऐसा था जो रिलीजन को फेवर करता था. और जो रिलीजन वाले थे दे वर मोर ऑप्टिमिस्टिक, है ना. जो रिलीजन को फेवर करने वाले कुछ राइटर्स थे या जो पीपल थे दे वर ऑप्टिमिस्टिक, और ऑन द अदर हैंड जो साइंस वगैरह या कुछ ऐसा ग्रुप था जो पेसिमिस्टिक था. मतलब इसमें भी आप कह सकते हो बाइफर्केशन था पोएट्स के अंदर भी, राइटर्स के अंदर भी, कि कुछ राइटर्स थे जो ऑप्टिमिज्म के साथ लिखते थे और कुछ राइटर्स थे जो कि पेसिमिज्म के साथ लिखते थे. ऑप्टिमिज्म में वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है, दैट इज रॉबर्ट ब्राउनिंग. और पेसिमिज्म में आप लेकर चल सकते हो, टेनिसन को ले सकते हो आप, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. दूसरी तरफ जो है आपके पास मैथ्यू आर्नल्ड हैं, वो भी आपके जो है पेसिमिस्टिक पोएट राइटर की कैटेगरी में रखे जाते हैं. तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है इनका डेट ऑफ बर्थ क्या था, 1812 टू 1889. यानी इनका जो लाइफ स्पैन रहा है वो हमारे पास रहा है ये, ठीक है, 1812 से 1889. अब देखिए ये विक्टोरियन पोएट भी थे और प्लेरिट भी थे, और ये डार्क साइकोलॉजिकल इंसाइट्स के लिए जाने जाते हैं. डार्क साइकोलॉजिकल इंसाइट्स यानी अपने जो करियर के अंदर इन्होंने जो भी वर्क्स लिखे हैं दे वर साइकोलॉजिकल. जैसे इनका एक आपको सब्लिमेशन के ऊपर, यानी जैसे कि अभी हम जो पोम पढ़ेंगे उसमें सब्लिमेशन का कॉन्सेप्ट है. सब्लिमेशन का मतलब क्या है कि जब आपके साथ कुछ भी बुरा होता है ना, बुरा इन द सेंस कि आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा आपके साथ नहीं हो रहा, और आप उस सिचुएशन से बहुत स्मूथली जो है एग्जिट करके और एक न्यू लाइफ के अंदर बहुत बेटर स्टार्ट के साथ जो है अपनी लाइफ को स्टार्ट कर लेते हो. तो दैट इज सब्लिमेशन. इसका एक एग्जांपल और मैं आपको दे सकती हूँ. कालिदास की जो कहानी है वो एक सब्लिमेशन का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है. देखिए सब्लिमेशन जो है इसमें हमें कैसे हम इसमें से जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देखिए इसको हिंदी में कहते हैं दिशा उदातीकरण. यानी जब एक दिशा में आप जा रहे हो और उस दिशा में आपको कुछ नहीं मिलता, ऑल इन वेन, तो आप क्या कर लेते हो, आप टर्न ले लेते हो, वहां से आप एग्जिट ले लेते हो
और उसको क्या कहते हैं हम लोग, और कुछ जो है फ्रूटफुल आप करते हो। तो यहाँ पे कालिदास के साथ कुछ ऐसा ही होता है। कालिदास जो है वो अपनी वाइफ जो है, जब भी उनकी वाइफ मायके चली जाती थी तो वो बहुत ज्यादा उदास हो जाते थे। उन्हें लगता था कि उनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा, उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल उजड़ गई है, यानी उनकी वाइफ मायके गई है जस्ट, और उनको ऐसे ऐसे जो है थॉट्स हॉन्ट करते हैं कि अब मैं क्या करूं, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा। और वो इसलिए हर बार जो है जब उनकी वाइफ जाती तो उनको रोकने की कोशिश करते थे, लेकिन वो तो अपने मायके जाएंगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो जब एक बार की बात है कि उनकी वाइफ जो है वो अपने मायके चली गई, और कालिदास जी जो है वो इतना ज्यादा वो होने लग गए, मतलब आप कह सकते हो बेचैन, रेस्टलेस फील करने लग गए कि वो बेचारे इतने दूर जो है नदियां पार कर करके अपनी वाइफ से मिलने पहुंच गए। अब उन्होंने सोचा कि उनकी वाइफ उनको देख के बहुत खुश होंगी, है ना, ऐसा उन्होंने जो है पहले से सोचा। लेकिन जैसे ही उनकी वाइफ ने उनको देखा तो वो गुस्सा हो गई और उन्हें कहा कि जितनी एनर्जी आपने, जितना समय आपने मुझे यहाँ तक जो है मुझे चेस करने में लगाया, अगर आप किसी और चीज में लगाते तो पता नहीं कितना फेमस हो जाते। और वो बात जो है वो कालिदास जी के दिल में लग गई और वो वहां से निकल गए। और उन्होंने जो है बहुत, आपको पता ही है कालिदास को कौन नहीं चाहता, कौन नहीं जानता, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, आपको पता ही है। तो उन्होंने बहुत महान महान जो हैं वो अपने ग्रंथ लिखे। तो ये जो है इंस्पिरेशन उनको अपनी वाइफ से ही मिली थी। तो उन्होंने देखिए क्या किया, जो मार्ग जो है, जिस मार्ग पे वो जा रहे थे उस मार्ग से उन्होंने यू टर्न लिया, और जिस मार्ग पे वो आए उनकी वजह से आज हम सब उनको जानते हैं। सो दिस इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब उन्होंने दिशा का जो है यू टर्न ले लिया, जिस डायरेक्शन में वो जा रहे थे उसके दूसरी डायरेक्शन में जा करके, यानी जहां पे उनको कुछ नहीं मिला वहां से वो, मतलब जो सोशली अनएक्सेप्टेबल जो चीजें हैं उन चीजों से अपने आप को जो है यू टर्न ले करके और एक नई दिशा में जा करके उन्होंने काम किया। और आज हम सब जो है उनको कितने जो है आप कह सकते हो मेमोरीज के साथ, या उनके जितने भी वर्क्स हैं उनको हम कितने अच्छे से जो है एंजॉय करके पढ़ते हैं। सो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड सब्लिमेशन, जो मैंने यहाँ पे, ये सिगमंड फ्रॉइड ने जो है ये कॉन्सेप्ट दिया था, एज यू नो कि सिगमंड फ्रॉइड जो है वो साइकोलॉजिकल, आप कहते हैं साइकोलॉजिस्ट थे एक, और उन्होंने सब्लिमेशन का कॉन्सेप्ट भी दिया है। ये आप जब पढ़ते हो, सीडीपी पढ़ते हो, चाइल्ड डेवलपमेंट जो पेडागोजी है उसमें भी आता है ये। ठीक है, इसको डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म, है ना। तो ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब ऐसी चीजें जो सोशली या फिर आप कह सकते हो कल्चरली जो एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, उन चीजों को आप सप्रेस कर करके और आप किसी और जो है फ्रूटफुल चीज में या प्रोडक्टिव, जो कल्चरली प्रोडक्टिव और एक्सेप्टेबल चीजें हैं उसमें अपना जो है पूरा लगा देते हो, झोंक देते हो अपने आप को, दैट इज सब्लिमेशन। तो यहाँ पे इस बात से हमें पता चलता है कि इनके वर्क्स के अंदर डार्क साइकोलॉजिकल इनसाइट्स थे। इनको ड्रामेटिक मोनोलॉग जो टेक्निक है उसका मास्टर माना जाता है। आपको पता है कि ये कैरेक्टर के इनर साइकी को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे इनका द लास्ट राइड टुगेदर हो, अभी हम पढ़ेंगे इसको, लास्ट राइड टुगेदर की बात मैं अगर करूं, या फिर द लास्ट टचेस हो, उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि कैसे जो है वो इनर जो अपना थॉट्स है उसको रिवील कर रहा है जो स्पीकर है उसके अंदर, और वो बताता है कि आई स्टॉप्ड हर एंड हर स्माइल स्टॉप फॉरएवर। तो उसकी जो स्माइल है वो हमेशा के लिए बंद हो गई। तो आप यहां से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपने इनर जो है उनके थॉट्स को वो सिर्फ अपने जो सामने उनके लिसनर खड़ा है उनको बता रहे हैं। लिसनर जो है वो क्या है, वो पैसिव है, और जो स्पीकर है वहां पे ड्यूक ऑफ फेरारा वो एक्टिव है, यानी वो बोलता है और सुनने वाला है लेकिन वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। जस्ट लाइक अगर आप द लास्ट राइड टुगेदर पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ ऐसा ही है। इसमें भी जो बिलव्ड होती है वो कुछ नहीं बोलती, यानी वो थर्ड स्टेंजा में उसको चुप करवाता है, और अप टू नाइन्थ और आप कैसे तो नाइन्थ और 10th स्टेंजा वो बोलती ही नहीं है। फिर कहते हैं बोल क्यों नहीं रही हो तुम, है ना। तो जो खुद ही चुप करवाया भाई तूने थर्ड स्टेंजा के अंदर उसको, तो आप ये कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग है लास्ट राइड टुगेदर। ठीक है, नॉट यूनिवर्सली लव्ड इन हिज अर्ली करियर। देखिए क्या था कि इनकी वाइफ जो है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, शी वॉज वेरी आप कह सकते हो इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी, एंड उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी लव पॉम्स लिखी हैं। तो आप कह सकते हो उस टाइम पे जो उनकी वाइफ है उनकी पॉम्स को ज्यादा लाइक किया जाता था। जैसे सोनेट्स फ्रॉम पोर्टुगीज आपने कभी पढ़ी होंगी, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जिनके साथ इन्होंने भागकर शादी की थी। इवन उसके फादर ने जो है उसको अपने जो भी जायदाद वगैरह थी उससे उसको बेदखल भी कर दिया था ड्यू टू दिस। तो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जो है ये लोग दोनों शादी करके इटली चले गए थे, एंड दे वर टू मच इन लव विद ईच अदर। इनका जो लव है वो हमें
एट द एंड ऑफ हर डेथ, तब तक भी हमें एट दी लास्ट जब वो उसकी डेथ हो जाती है, और इवन आफ्टर हर डेथ भी हम लोग जो है उनकी पॉम्स के अंदर फील कर सकते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की, कि कितना वो जो है उनको मिस करते हैं, है ना। तो ये जो पॉम है, आप कह सकते हो ये आज हम लोग पढ़ रहे हैं, इट इज वेरी फेमस टुडे, बट एट द टाइम एलिजाबेथ ब्राउनिंग जो है उनकी पॉम्स को बहुत ज्यादा लाइक किया जाता, और इन कंपैरिजन टू आप कह सकते हो रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये थोड़ा सा क्या था, इनकी पॉम्स को पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी, है ना। ऑफन क्रिटिसाइज टू ऑब्सक्योर एंड रग्ड, यानी ये कई बार क्या होते थे, कुछ लाइनें, जैसे अभी आप कुछ इस पॉम को पढ़ोगे, नॉट गेट द एग्जैक्ट आइडिया और क्लैरिटी, आपको एक रो फॉर्म में मिलेगा, आपको नहीं पता चल रहा कि इसके अंदर जो है ना वो लास्ट राइट टुगेदर कैसे है, कि वो दिस इज द सीन ऑफ इंटीमेसी, कि लास्ट टाइम वो जो है इंटीमेट हो रहे हैं, फिजिकल उनका जो है रिलेशन है उसके बारे में है, या फिर दे आर एग्जैक्टली जो है वो किसी राइड के ऊपर है। यू नेवर यू नो अबाउट दिस, कि पूरी पॉम आप पढ़ लोगे ना एट द एंड तक, 10th स्टेंजा तक, आपको पता ही नहीं चलेगा कि व्हाट काइंड ऑफ राइड दैट वाज। तो दैट वाज ऑब्सक्योर एंड रग्ड, तो ये क्लैरिटी नहीं थी इसके अंदर, है ना। तो इसलिए लोगों को ये कम पसंद आती थी, क्योंकि डीप फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल काइंड ऑफ फॉर्म्स होती थी उनकी, तो इसलिए उनको जो है ज्यादा लाइक नहीं किया जाता था। और ये एलिजाबेथ ब्राउनिंग से सीक्रेटली इन्होंने मैरिज की थी, और ये अल्टीमेट रोमांटिक स्टोरी थी। मतलब आप पढ़ोगे ना, आप सोचोगे भाई प्यार हो तो ऐसा हो, दोनों के, इन दोनों के जैसा। तो आप जो है एक मैस्मराइजिंग अगर जो है एक लव स्टोरी को अगर रीड करना चाहते हैं, तो आप इन दोनों की लव स्टोरी को देखना, रियल लाइफ इनकी है, मैं इस फॉर्म की बात नहीं कर रही हूँ, इन दोनों की बात कर रही हूँ, कि कैसे जो है ये सीक्रेटली मैरिज करके और कैसे कहाँ कहाँ भागते हैं, और आफ्टर हर डेथ जो है क्या सिचुएशन होती है इसकी रॉबर्ट ब्राउनिंग की, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। देखिए ऐसे इतनी अच्छी इनकी जो है लव स्टोरी थी। जीके चेस्टरटन जो है, ब्राउनिंग वाज नॉट एन कोल्ड इंटेलेक्चुअल, ही वाज अ हॉट ब्लडेड एक्सप्लोरर ऑफ द ह्यूमन सोल। तो उनके जो साइकोलॉजिकल डेप्थ्स है उनके वर्क्स के अंदर, उसके लिए प्रेज किया है जीके चेस्टरटन ने। उन्होंने कहा है कि वो कोल्ड इंटेलेक्चुअल नहीं है, वो क्या है, हॉट ब्लडेड एक्सप्लोरर है ह्यूमन सोल के। भाई वो साइकोलॉजिकल बात करते हैं, फिलोसफिकल बात करते हैं, डीप बात करते हैं, हर कोई उनको समझ जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जीके चेस्टरटन कहते हैं अबाउट हिम। ऑस्कर वाइल्ड जो है, ये तो जो है मेरेडिथ के साथ ही कंपेयर, मेरेडिथ इज अ प्रोज ब्राउनिंग एंड सो इज ब्राउनिंग। तो आप देख सकते हो कि मेरेडिथ एंड ब्राउनिंग को यहाँ पे कंपेयर किया गया है। ही यूज्ड पोएट्री एज अ मीडियम ऑफ राइटिंग प्रोज। ही इज द मोस्ट रॉबस्टली ऑप्टिमिस्टिक पोएट ऑफ हिज एज। अब देखिए इस पोएम को जब आप पढ़ोगे ना, रॉबस्टली ऑप्टिमिस्टिक मतलब टू मच, है ना, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना। तो इस पोएम में आपको जो है इतना मजा आने वाला है कि उनकी ऑप्टिमिज्म देखना। थ्रू द पोम जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपना ऑप्टिमिज्म इस तरीके से पेश किया है कि यू वुड लव दिस पोम। आप कहोगे भाई साहब अगर किसी से उम्मीद हो या किसी से अगर आशा रखनी हो तो हमें ऐसे ही करना है, किसी से प्यार करना हो तो हमें ऐसे ही करना चाहिए। सो ये जो पोम है इसके बारे में और अबाउट द राइटर जो है इतना मैंने आपको बताया। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लास्ट राइट टुगेदर देखिए ये जो है पब्लिश हुई थी 1855 में। एक्चुअली क्या है कि ये कोई अलग से पब्लिश नहीं हुई थी, ये इनका 1855 में 55 पॉम्स का कलेक्शन था, यानी इसमें 55 पॉम्स थी। और इस 55 पॉम्स के कलेक्शन को क्या कहा गया था, मेन एंड विमेन। ठीक है, तो मेन एंड विमेन वाला जो कलेक्शन है इसका, उसके अंदर वन ऑफ द पॉम थी द लास्ट राइट टुगेदर, और ये 1855 में ही आई थी। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है स्पोकन बाय रिजेक्टेड लवर। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है जो जिसमें स्पीकर जो होगा वो पोएट नहीं होगा, उसमें कौन होगा, वो कोई ना कोई करेक्टर होगा। जैसे कि इसमें रिजेक्टेड लवर जो है वो हमारे पास क्या है, इसके अंदर स्पीकर है। Who gets one final ride with his beloved, जो अपनी जो है beloved के साथ फाइनल राइड पर है। तो ये जो है इसका आप कह सकते हो ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक सिंपल लाइन के साथ जो है मैंने यहाँ पे आपको बताया। अब देखिए इसका माइंड मैप देखिए आप, थीम जो है इसका, इसमें आपको जो डोमिनेटिंग जो है थ्री जो थीम्स है इसमें डोमिनेट कर रहे हैं। द वेरी फर्स्ट वन सब्लिमेशन ऑफ फेल्योर। सब्लिमेशन मैंने अभी आपको डिफाइन किया था कि आपकी जो फेल्योर है, आप जिस चीज को पाना चाहते थे वो आपको नहीं मिली, पर आपने उसके लिए क्या किया, आपने सब्लिमेशन कर दिया। आपने उस चीज को जो है दूसरे रास्ते, यानी जो सोशली एक्सेप्टेबल हैं, जो कल्चरली जो एक्सेप्टेबल चीजें हैं, उसमें अपने आप को झोंक दिया। जो चीज नहीं आप अलाउड थी आपके लिए करनी, आपने उसको छोड़ करके एक दूसरी जो है चीज शुरू कर दी जो सोशली क्या हो, एक्सेप्टेबल हो। यानी आपने क्या किया, आपने इंस्टेंट ऑफ क्राइम, यानी यहाँ पे जो
हम यहाँ पर जो स्पीकर है वो आप कह सकते हो क्राइंग ओवर रिजेक्शन, यानी इंस्टेड ऑफ क्राइंग ओवर रिजेक्शन ही एक्सेप्ट्स रियलिटी, एलिवेट्स द प्रेजेंट मोमेंट। सबलाइम कर दिया उसने प्रेजेंट मोमेंट को, उसने एलिवेट कर दिया। कैसे कर दिया कि वो रोने की बजाय, जो रिजेक्शन था वो बैठ जाता, रोता, फिर वो सोचता एक चाकू खरीदता हूं, अब इसको काटता हूं, अब इसको फ्रिज में फिट करता हूं। उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा। उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि मुझे इसको स्मूथली हैंडल करना है, मुझे एक जो है हैप्पी एंड के ऊपर जो है इसको एंड करना है, इस रिलेशनशिप को। तो वो जो है उस प्रेजेंट मोमेंट को क्या कर देता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है रियलिटी को, और जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको क्या करता है, एलिवेट कर देता है। एक और चीज देखिए, आप एक लाइन पढ़ेंगे, बहुत ही खूबसूरत लाइन है कि काश ये दिन जो है ये आखिरी दिन हो, मतलब आज कयामत की रात हो, आज कयामत आ जाए, सब कुछ खत्म हो जाए दुनिया में, हम जो है इस दुनिया से विदा हो जाए, यानी ये पल जो है अभी यही ऐसे ही ठहरा रहे। कार्पे डिम, कार्पे डिम का मतलब क्या है कि वो अब एक दूसरे के साथ हैं, राइड पर हैं, और वो सोच रहे हैं कि बस हम ऐसे ही रहें और ये दुनिया खत्म हो जाए। तो यहां पर जो कार्पे डिएम है, यानी सीज द डे, जिसके लिए एंड्रयू मार्वेल भी जाने जाते हैं, सीज द डे थीम, यानी टेक मोस्ट आउट ऑफ द मोमेंट, यानी जो है इस पल को खुलकर जियो, यानी फुल जो है इसको एंजॉय करो, यानी इस राइड को इतना एंजॉय करो कि ये दुनिया ठहर जाए, सब कुछ जो है उसके अकॉर्डिंग टू हिम, कि सब कुछ जो है उसके अकॉर्डिंग रहे, वो जैसे उसके साथ अभी राइड पर है वो हमेशा ऐसे ही राइड पर रहे, ऐसा वो सोचता है। तो कार्पे डिएम कॉन्सेप्ट है इसके अंदर इटर्निटी के बारे में, यानी कैप्चरिंग द सिंगल पासिंग मोमेंट टर्निंग इनटू एन इटर्नल स्टेट ऑफ ब्लिस, यानी उसको तो हेवन ही मिल गया, वो क्या करना चाहता है कि दुनिया खत्म हो जाए और ये मेरे साथ है अभी, और मैं इसके साथ जो है ब्लिस, मुझे हेवन ही मिल जाए, ऐसा कुछ जो है वो यहाँ पे सोच रहा है। तो ये थीम नंबर 2 है। इसमें थीम नंबर 3 क्या है? आर्ट वर्सेस लाइफ, मटेरियल वर्सेस स्पिरिचुअल सक्सेस। अब यहाँ पर एक जो है बहुत ही आप कह सकते हो शानदार थीम है, जिसमें वो अपने आप को कंपेयर करेगा टू द पोएट्स, वो अपने आप को कंपेयर करेगा टू द स्टेट्समैन, है ना, वो कंपेयर करेगा टू द स्कल्पचर, पेंटर्स, ठीक है, इनसे कंपेयर करके कहेगा भाई साहब तुमने क्या उखाड़ लिया, तुमने बहुत अच्छी अच्छी पोएट्रीज लिख के क्या उखाड़ लिया, कुछ नहीं मिला तुम्हें। और वो स्कल्पचर्स को कहता है तुम्हारी पेंटिंग, तुमने बहुत सुंदर जो है मूर्ति बनाई। अब इतनी सुंदर मूर्ति बनाई, हो सकता है कि कुछ पल के लिए वो मैस्मराइजिंग हो, लोग उसको देखना चाहें, पर उधर से एक रियल लड़की आ रही होगी कोई खूबसूरत सी, है, तो अगर वो लड़की दिख गई उनको तो क्या करेंगे, तुम्हारी इस मूर्ति को भूल जाएंगे, डेफिनेटली वो उसको देखेंगे। वो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि तुम्हारी जो कला है वो कला परफेक्शन को रीच नहीं कर सकती, जबकि मुझे जो है, मैंने जो चाहा, मेरी लास्ट राइड जो मैंने मांगी, जो उम्मीद थी मुझे, वो मुझे मिल गई है। यानी वो कहते हैं कि सिंपल राइड इज बेटर देन ऑल आर्ट, कि मेरी जो सिंपल राइड है मेरी बिलव्ड के साथ, वो तुम्हारी सबकी जो आर्ट है उसके सामने कह सकते हो परफेक्शन अचीव कर गई है, या आप कह सकते हो तुम्हारी जो आर्ट्स हैं वो मेरी वाली जो राइड है उसके सामने फीकी पड़ गई है। सो आई होप यू गॉट दिस आइडिया। ये भी हम बात करेंगे। ये जो थीम है सब्लिमेशन ऑफ फेलियर, ये थीम 1 हो गया, कार्पे डिएम कॉन्सेप्ट, कि ये कयामत की रात हो, तुम मेरे साथ हो और सब कुछ खत्म हो जाए तो मुझे कोई गम नहीं, है ना। देन आर्ट वर्सेस लाइफ, यानी आर्ट, जितने भी आर्टिस्ट है उनके साथ जो है वो कंपेयर करता है, और वो कहता है कि मेरी जो राइड है अपनी बिलव्ड के साथ, मेरा जो लव है उसके साथ, उसके सामने तुम्हारी ये जितनी भी आर्ट है ये क्या हो गई है, फीकी पड़ गई है। तो दीज आर दी 3 थीम्स। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके जो है स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम की। एज यू नो द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि ये जो है कार्पे थीम के ऊपर, कि जो है अभी पल, उस पल को जो है जी लो, पता नहीं कल हो ना हो, है ना, इस तरीके से। और इसमें जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग का यूज किया गया है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूं। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल है। ये 10 स्टेंजास में एक 1855 में जो है मेन एंड वीमेन नाम का एक कलेक्शन था, उसका ये एक पार्ट है, आप कह सकते हो मेन एंड वीमेन कलेक्शन में से ली गई एक लव पोम है ये, जो 1855 में आई थी। कलेक्शन ऑफ लव पोम्स है बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये 10 स्टेंजास में डिवाइडेड है और हर स्टेंजा में 11 लाइन्स है, यानी टोटल कितनी हो गई, 110 लाइन्स। एंड वी आर गोइंग टू रीड इट, सो यू आर एक्साइटेड। हम एक एक लाइन पढ़ने वाले, 110 लाइन वी आर गोइंग टू स्टडी टुगेदर, रीड टुगेदर। देन वी हैव राइम स्कीम। इसकी स्ट्रिक्ट राइम स्कीम है, कैसे, ए बी बी, सी डी डी, ई और लास्ट में एक ई बच गया यहाँ पर।
तो आप देखिए बाकी सब कपलेट में है, लास्ट में ई हमारे पास यहाँ पर इंडिविजुअली एग्जिस्ट करेगा। तो 10 तो हमारे पास आप कह सकते हो ये यहाँ पर दो, ये कपलेट, ये कपलेट, ये कपलेट, ये भी कपलेट, और लास्ट में ई आपके पास बच जाएगा। तो आप देखिए 10 स्ट्रेंजास, 11 लाइन्स ईच, और इसकी स्ट्रिक्ट राइम स्कीम है यू शुड रिमेंबर द राइम स्कीम। और इसको प्राइमरली लिखा गया है आयम्बिक टेट्रामीटर में। इसकी लाइन है ना कंपैरेटिवली शॉर्ट है ना, जैसे पेंटा में क्या होता है 5 आप कह सकते हो, लेकिन इसमें वो डेकासिलेबिक होता है, इसमें क्या है ये ऑक्टासिलेबिक है। क्या है ये ऑक्टासिलेबिक, यानी 4 बीट पर लाइन है, मतलब आपके पास अनस्ट्रेस और स्ट्रेस की जो है 4 है, यानी टोटल 8 हो गए। और 8 सिलेबल का मतलब क्या हो जाएगा आपका, 8 सिलेबल का मतलब ऑक्टासिलेबिक हो जाएगा। तो इसके अंदर जो है आप तो कह सकते हो ऑक्टासिलेबिक आयम्बिक टेट्रामीटर है इसके अंदर। इसकी जो टोन है वो स्टेंजा नंबर 1 एंड 2 में कैसी है, रेजिग्नेशन, डीप ग्रेटिट्यूड, यानी कोई गुस्सा, कोई कंप्लेंट नहीं है उसके खिलाफ। यानी ये जो है पोम, ये जब शुरू होती है, तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये आपका इन मीडियास रेस से शुरू होती है, इन मीडियास रेस। जैसे एडिपस आपने पढ़ा होगा मीडियास रेस, एस्किलिस का एक वर्क है, या फिर बहुत से राइटर्स जो एंशिएंट राइटर्स थे वो इन मीडियास रेस से लिखना पसंद करते थे। यानी अगर मूवीज भी आप देखते हो तो कई बार मूवीज में नहीं होता कि एट दी स्टार्टिंग ऑफ द मूवी आप देखते हो कि हीरो इंजर्ड है ना, और उसको हॉस्पिटलाइज करने के लिए लेकर जा रहे हैं, तो आप सोचते हो ऐसा क्या हुआ होगा, है ना। फिर उसके बाद लिखा जाता है कि 10 years ago, 10 साल पहले ऐसा हुआ या 5 साल पहले ऐसा हुआ, तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाती है। सो ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है इसमें भी कैसा है कि इसमें पहले वो सब कुछ कर चुके हैं, मतलब उनकी जो लव अफेयर है, जो जितना भी टाइम वो एक दूसरे के साथ उन्होंने स्पेंड किया है, या जितनी भी राइट्स उन्होंने एक साथ ली हैं, ये सब कुछ हो चुका है। अब क्या आ गया है, अब उनका ब्रेकअप के बाद का जो टाइम है उसके बारे में दिखाया गया है। सो यहाँ पे ये बीच में से कहानी शुरू हुई है, ये पॉम जो है ये बीच में से, यानी इन मीडियास रेस, ये बीच में से शुरू हुई है, जो वन ऑफ दी आप कह सकते हो बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पॉम या कोई भी स्टोरी है, कि कोई भी अच्छी कहानी अगर है इसका मतलब कब है, जब वो मीडियास रेस से स्टार्ट हो, है ना। एक प्लेन स्टार्टिंग हो कोई मजा नहीं है उसमें, मीडियास रेस से स्टार्ट होती है वो अच्छी होती है। तो आप देखिए कि स्टार्टिंग में वो अपना जो उसके साथ उसने टाइम अपना स्पेंड किया, उस टाइम को जो वो याद कर रहा है फर्स्ट में, और वो जो है उसको रेजिग्नेशन, मतलब वो अपने आप को रिजाइन कर देता है उसके सामने, ठीक है, अपनी जो है बिलव्ड के सामने, और डीप ग्रेटिट्यूड। और इन द वेरी फर्स्ट स्टेंजा जो है वो डीप ग्रेटिट्यूड भी शो करता है। वो कहता है कि मैं थैंक यू करना चाहता हूं कि तुमने मेरे साथ इतना जो है अच्छा वक्त जो है बिताया, या मेरे साथ जो है इतनी मेमोरीज क्रिएट की। तो डीप ग्रेटिट्यूड भी शो करता है, और कोई कंप्लेंट या कोई गुस्सा नहीं दिखाता उसको, है ना। फिर स्टेंजा 3 and 4, एब्सोल्यूट एक्सटेसी, इमोशनल पीस ड्यूरिंग द फिजिकल टच। अब ये आप जब पढ़ोगे गेट टू नो कि इसके अंदर जो है एक्सटेसी की बात की गई है, जब वो फिजिकली एक दूसरे के पास होते हैं तो इमोशनल पीस और एक जो है एब्सोल्यूट एक्सटेसी उनके बीच में जो है वो कायम हो जाती है। तो उसकी वो बात करेगा स्टेंजा 3 and 4 में। 5 और 8 में क्या है, वो फिलोसफिकल कंपैरिजन है विद अदर प्रोफेशन, जैसे स्टेट्समैन के साथ, पोएट्स के साथ, स्कल्पचर्स के साथ, अपने आप को जो है कंपेयर करेगा और अपने आप को बेस्ट बताएगा कि तुम्हें क्या मिला, मुझे लास्ट राइड तो मिली अपनी बिलव्ड के साथ। तो ये जो है अपने आप को कंपेयर करेगा स्टेंजा 5 to 8 के अंदर। स्टेंजा 9 and 10 में जो है स्पिरिचुअल एलिवेशन है, यानी वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मिंग द राइड इनटू अ विजन ऑफ हेवन, यानी उसके साथ राइड करने को वो किससे कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, विजन ऑफ हेवन, कि मैं तो स्वर्ग में ही पहुंच गया हूं, मुझे तो स्वर्ग की प्राप्ति इस धरती पर ही हो गई है, ऐसा कुछ जो है वो यहाँ पर अज्यूम करते हैं जो स्पीकर है वो। चलिए, दिस इज द पोम, फाइनली वी हैव रीच्ड द लाइंस। देखिए, बिफोर स्टार्टिंग आपने क्या करना है, यहां इस साइड मैंने यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को जब भी आप इस पोम को दोबारा पढ़ो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द डिफिकल्ट मीनिंग्स, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स उनके मीनिंग गिवन होते हैं। आई विल प्रोवाइड यू दिस पीडीएफ इन माय टेलीग्राम चैनल जो सेम नेम से है, तो आप वहां जा करके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको आप रीड कर सकते हैं। नो नीड टू राइट डाउन एनीथिंग, जस्ट लिसन टू मी, है ना, आपको सिर्फ सुनना है। अभी देखिए, यहां पर एक चीज है, अवेल्स। अवेल्स का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। डेमर्स का मतलब क्या होता है, हेजिटेट्स ड्यू टू प्राइड। डेफाइट का मतलब क्या होता है कि अपने आप को भगवान के इक्विवेलेंट मान लेना।
तो ये तीन यहाँ पे मैंने इसलिए बताया आपको, आगे मैं उसी में आपको बताऊंगी। इस साइड में जो वर्ड्स दे रखे हैं वो वर्ड्स है जो आपके स्ट्रेंजा फर्स्ट में है, और यू विल फाइंड दैट दोज वर्ड्स डिफिकल्ट। तो आपको इजीली समझ आ जाए तो मैंने साथ में ही पोएटिक डिवाइसेस और उनके मीनिंग और डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये है बिलव्ड, है ना, और यहाँ पे ये हमारे स्पीकर है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं रिजेक्टेड लवर, ठीक है, रिजेक्टेड लवर है। सो आप इजीली देख सकते हैं दोनों किस पे हैं। देखिए, हमें नहीं पता कि व्हाट काइंड ऑफ राइट दैट वाज, या व्हाट काइंड ऑफ राइट द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट, हमें नहीं पता। सो वी आर अज्यूमिंग कि हो सकता है ये दोनों जो है वो एक साथ हॉर्स राइडिंग कर रहे हो उसके बारे में। अब हमें ये भी नहीं पता, क्योंकि ऑब्सक्योर है एज यू नो, हमें भी नहीं पता कि एक ही घोड़े पे बैठे हैं या फिर ये दो घोड़े में साथ साथ जो है चल रहे हैं, हमें ये भी आइडिया नहीं है। सो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये ऐसे हॉर्स राइडिंग पे, लास्ट राइड का मतलब कि मेरे साथ हम बातें करेंगे, गप्पे मारेंगे, चलो मेरे साथ लास्ट राइड पे चलो। तो ये दोनों के दोनों जो है दो घोड़े लेके और साइड बाय साइड जो है एक साथ चलते हुए, बातें करते हुए, अपने इमोशंस को जो है शेयर करते हुए चल रहे हैं। सो यू गॉट दिस आइडिया कि क्या जो है हम बात करने वाले हैं। देखिए, यहां पर वेरी फर्स्ट स्टेंजा में आपको मिला आई सेड, देन डियरेस्ट सिंस दिस सो। अब देखिए, सिंस दिस सो, सिंस नाउ एट लेंथ माई फेट आई नो, सिंस नथिंग ऑल माई लव अवेल्स, सिंस ऑल माई लाइफ इन मेंट फॉर फेल्स, सिंस दिस वॉज रिटन एंड नीड्स मस्ट बी। सो इन द वेरी फर्स्ट स्टेंजा आप देखोगे कि यहां पे जो मीडियास रहते ये पोम शुरू हो रही है, और जो हमारे स्पीकर जो रिजेक्टेड लवर है वो यहाँ पे क्या कहते हैं, आई सेड, मैं कहता हूं, आई सेड मैंने कहा, देन तो फिर डियरेस्ट, डियरेस्ट का मतलब डियरेस्ट ऑफ ऑल, मतलब उसकी लाइफ में जितने भी डियर एंड डियर वंस हैं उन सब में जो है सबसे डियर। इट मीन्स हाइपरबली भी हो सकता है ये यहां पर। तो देखिए, हाइपरबली का यूज हुआ है, देन डियरेस्ट सिंस दिस सो, क्योंकि अब ये हो गया है, दिस सो मतलब अब ऐसा हो गया है, इट मीन्स ब्रेकअप हो गया है हमारा। सिंस नाउ एट लेंथ माई फेट आई नो, सिंस नथिंग ऑल माई लव अवेल्स, सिंस नाउ एट लेंथ माई फेट आई नो, मतलब अब तक जो हमारे बीच में हुआ, यानी हमारा जो ब्रेकअप हो गया है, उससे मुझे यही अंदाजा लगा है कि यही मेरी किस्मत थी। मैं जानता हूं कि ये मेरी किस्मत में था, तुमसे अलग होना, तुमसे सेपरेट होना, जुदा होना मेरे लिए क्या था, मेरे फेट में लिखा था, माय फेट। सिंस नथिंग ऑल माय लव अवेल्स, क्योंकि नथिंग ऑल का मतलब मुझे कुछ भी नहीं मिला, नथिंग ऑल माय लव अवेल्स, लव अवेल्स का मतलब, अवेल्स मतलब प्रॉफिट, कि मैंने तुम्हें जो इतना सारा लव किया, नथिंग ऑल माय लव मतलब मैंने जितना तुमसे प्यार किया उसके बदले मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, मुझे कुछ भी अवेल नहीं हुआ। सिंस ऑल माय लाइफ सीम्ड मेंट फॉर फेल्स, सिंस ऑल, क्योंकि मुझे क्या लग रहा था, सिंस ऑल, क्योंकि ये सब जो हुआ है, मुझे इससे पहले क्या लगता था, माय लाइफ सीम्ड मेंट फॉर, कि मेरी लाइफ जो है उसका मकसद क्या है, तुमसे प्यार करना है। लेकिन अब तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, हमारा फेल्स मतलब जो मेरा लव है वो फेल हो गया है, मैं अपने लव के, आप कह सकते हो, इस टेस्ट में फेल हो चुका हूं। सिंस दिस वॉज रिटन एंड नीड्स मस्ट बी, क्योंकि ये लिखा हुआ था, इट वॉज प्रीडिस्टाइन्ड, ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ था, ये प्रीडिस्टाइन्ड था, एंड नीड्स मस्ट बी, और ये ऐसा होना था, इट इज नॉट योर फॉल्ट, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। यहां पे फैटलिज्म दिखाया जा रहा है, इसमें जो स्पीकर है, जो रिजेक्टेड लवर है, वो बहुत स्मूथली जो है इस सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम मेरी सबसे प्यारी, ठीक है, और अब ये जो है सब कुछ हो चुका है, यानी हमारा ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि मुझे पता था, मेरे फेट में ये लिखा हुआ था, और मुझे कुछ भी नहीं मिला, मैंने जो तुम्हें इतना सारा प्यार किया उसके बदले में मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, ठीक है। सिंस ऑल, इन सब, क्योंकि मुझे ये सब पता था, ये सब होना था, मैंने तुम्हें जो है, मतलब तुम्हें प्यार करना मैंने अपने जीवन का मकसद माना था, बट वो भी फेल हो गया है, और ये मेरी किस्मत में लिखा था, और ये ऐसा नीड्स मस्ट बी, मतलब इट मस्ट बी हैपन, ये होना था, ऐसा होना था, ये घटित होना ही था, तुम्हारा इसमें कोई भी कसूर नहीं है। तो देखिए, इस पूरे आप जो है इन 5 लाइन्स के अंदर आप देख रहे हैं, पहली बात यहां पे सिंस है,
ठीक है, देखिए यहां पे सिंस है, यहां पे भी सिंस है, सिंस सिंस सिंस। तो आपको पता है जब कंसेक्यूटिव लाइंस में कोई सेम जो है वर्ड या लाइन रिपीट होती है तो वी कॉल इट एनाफोरा। यहां पे किसका यूज हुआ है? एनाफोरा का, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहां पे जो फ और फ का रिपीट हुआ है साउंड, आप इसमें कह सकते हो एलिट्रेशन, ठीक है। एलिट्रेशन यहां पे यूज हुआ है, एनाफोरा है, एलिट्रेशन है। और दिस वाज रिटन एंड नीड्स टू बी, यानी इस लाइन के अंदर जो है क्या दिया हुआ है कि वो फैटलिज्म, ठीक है, यानी वो दिखाता है प्रीडिस्टाइन कि वो डेस्टिनी में था उनके, ऐसा उनके साथ जो कुछ हुआ है उसमें उसके बिलव्ड का कोई भी जो है कसूर नहीं है, ये सारा का सारा उसकी किस्मत का खेल है। माई होल हार्ट राइजेस अप टू ब्लेस। अब देखिए किसको ब्लेस करना है आपको नहीं पता, इट मींस यहां पे इंजैममेंट का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है? इंजैममेंट। यानी आपको क्लियर मीनिंग पाने के लिए नेक्स्ट लाइन में जंप करना पड़े, उस लाइन से आपको मीनिंग क्लियर ना हो तो आप उसको कहते हो इंजैममेंट का यूज हुआ है। योर नेम इन प्राइड एंड थैंकफुलनेस। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें जो रिजेक्टेड लवर है वो क्या कहता है? माई होल हार्ट राइजेस अप टू ब्लेस। ये तो कोई बात नहीं, हमारा एंड, हमारा जो है रिलेशनशिप का एंड हो चुका है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, हम सेपरेट होने वाले हैं, कोई बात नहीं। मेरा जो दिल है, मेरा जो हार्ट है वो राइजेस अप। राइजेस अप का मतलब कि मेरा जो हार्ट है वो आप कह सकते हो कि खड़े, मतलब तुम्हें ब्लेस करने के लिए हमेशा रेडी रहता है या खड़ा हो रहा है, ठीक है। टू ब्लेस योर नेम, किस लिए? टू ब्लेस योर नेम, तुम्हारा नेम जो है वो प्राइड के साथ लेने के लिए और तुम्हें धन्यवाद देने के लिए। तो देखिए यहां पे वो कह रहा है कि किस चीज के लिए, अभी नेक्स्ट लाइन में आपको पता चलेगा कि आप जो है, मतलब तुमने जो मेरे साथ जो इतना अच्छा समय व्यतीत किया, जो टाइम स्पेंड किया, मैं उसकी खातिर जो है तुम्हें प्राइड, तुम्हारा नाम जो है प्राइड के साथ लेना चाहूंगा। तुम इसके लिए मुझे मना नहीं करोगे। मैं जब भी तुम्हारी याद आएगी, किसी के साथ मैं बैठा होऊंगा अपने फ्रेंड्स के बीच में, तो मैं तुम्हारा नाम जरूर लूंगा और बिल्कुल प्राइड के साथ लूंगा। तुम्हें थैंक यू जो है, थैंकफुलनेस मतलब मैं तुम्हारा आभारी हूं, तुम्हारे लिए ग्रेटफुल हूं कि तुमने मेरे साथ जो है इतना टाइम स्पेंड किया। टेक बैक द होप यू गेव, आई क्लेम ओनली अ मेमोरी ऑफ द सेम। टेक बैक द होप यू गेव, इट मीन्स यहां पर जो है आयरनी का यूज हुआ है, यानी उसने उम्मीदें दी पर वो उम्मीदें जो है वो वापस भी ले ली है। किस कारण? क्योंकि ब्रेकअप हो गया दोनों का। तो कहता है यहां पे आयरनी यूज की है, देखिए कैसे यूज की है कि उसने होप दी। टेक बैक द होप यू गेव, कि तुमने जो मुझे होप दी थी कि हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, जो मरने जीने के वादे किए थे वो सब के सब जो हैं तुमने मुझसे वापस ले लिए हैं। यानी अगेन कि उनका जो है सेपरेशन हो गया है। आई क्लेम ओनली अ मेमोरी ऑफ द सेम, बट डोंट वरी, मैं सिर्फ क्या करूंगा, मैं सिर्फ उन मेमोरीज के ऊपर ही क्लेम करूंगा, मैं और किसी चीज पे कोई दावा नहीं करता, मैं सिर्फ उन मेमोरीज को ही संजो कर रखूंगा जो मैंने तुम्हारे साथ स्पेंड की। एंड दिस बिसाइड, इफ यू विल नॉट ब्लेम योर लीव फॉर वन मोर लास्ट राइड विद मी। अब देखिए, एंड दिस बिसाइड यानी एक्सेप्ट दिस, यानी इसके बावजूद आगे क्या कह रहा है? इफ यू विल नॉट ब्लेम, अगर तुम मुझे ब्लेम ना करो, अगर तुम मुझे गलत ना समझो, तुम मुझे रॉन्ग जो है ना समझो, तो मैं तुम्हारी परमिशन लेना चाहूंगा, योर लीव लेना चाहूंगा फॉर वन मोर लास्ट राइड विद मी, कि मेरे साथ तुम एक लास्ट राइड पर चलो। अगर तुम चाहो, अगर तुम कहोगी यस, देन ओनली मैं जो हूं तुम्हें तुम्हारे साथ जो है जाऊंगा। तो यानी कि एंड दिस बिसाइड, यानी ये सब कुछ तो हो गया, इस सब के अलावा इफ यू विल नॉट ब्लेम, अगर तुम मुझे ब्लेम ना करो, तुम मुझे गलत ना समझो, तो तुम्हारी परमिशन से मैं तुम्हारे साथ एक लास्ट राइड पर जाना चाहता हूं। इट मीन्स इन द वेरी फर्स्ट स्टैंजा ही इज सीकिंग फॉर द परमिशन टू गो फॉर द लास्ट राइड। तो आई होप ये जो स्टैंजा है ये आपको समझ में आ गया। देन वी हैव स्टैंजा नंबर 2। स्टैंजा नंबर 2 में देखिए, फर्स्ट स्टैंजा में वो अपनी विश बताता है कि मैं तुम्हारे साथ एक लास्ट राइड पर जाना चाहता हूं, अगर तुम बुरा ना मानो। तो आफ्टर दैट स्टैंजा देखिए व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ दैट गर्ल, या उसकी बिलव्ड का क्या रिएक्शन होता है। शी वुड से यस और नो। लेट्स रीड इट। देखिए, माई मिस्ट्रेस बेंट दैट ब्रो ऑफ हर्स। अब देखिए यहां पे विजुअल इमेजरी है। माई मिस्ट्रेस मतलब यहां पर जो स्पीकर है, जो रिजेक्टेड लवर है, वो कहता है कि मेरी जो बिलव्ड है, मेरी जो मिस्ट्रेस है, वो अपनी ऐसे ब्रॉस को जो है बेंड डाउन कर देती है,
ठीक है, झुका लेती है, बेंड कर देती है, दैट ब्रो ऑफ हर्स, दोज डीप डार्क आईज वेयर प्राइड डिमर्स, दोज डीप डार्क आईज मतलब उसकी वो गहरी काली आंखें वो झुका लेती है, और उसकी आंखों में क्या है, उसकी आंखों में प्राइड जो है, वो प्राइड उसको डिमर्स कर रहा है। डिमर्स मतलब वो हेजिटेट हो रही है, मे बी शी इज वर्जिन, वो हेजिटेट हो रही है टू गेट इंटीमेट विद हर लवर, तो वो थोड़ा सा हेजिटेशन में अपना जो सिर है, अपनी जो ब्रॉज है, उनको बेंड कर देती है, झुका लेती है। यानी उसका जो प्राइड है वो बीच में आ रहा है, वो डीमर्स कर रहा है, हेजिटेट कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा। When pity would be softening through, fixed me a breathing while or two, with life or death in the balance, right? अब देखिए when pity, लेकिन on the other hand उसको पिटी जो है, यानी वो सोच रहा है कि अब उसको मेरे पे दया आ जाएगी, है ना, मेरे पे पिटी आ जाएगी। तो जब पिटी आएगी तो उसकी जो आप कह सकते हो उसका जो नजरिया है या उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर वो ये उम्मीद कर रहा है कि when pity would be softening through, fixed me a breathing while or two। अब जो वो सोच रही है while she is hesitating, तो उसको थोड़ा सा क्या लग रहा है, वो कंफ्यूजन में आ जाता है, वो फिक्स्ड हो जाता है, कुछ टाइम के लिए वो क्या हो जाता है, एकदम ठहर सा जाता है, थम सा जाता है, ठीक है। ब्रीदिंग वाइल और टू मतलब उसको बहुत अटक अटक के सांसें आ रही है, वो ब्रीथ बहुत हार्डली ब्रीथ कर पा रहा है। विद लाइफ और डेथ इन द बैलेंस, यानी उसकी लाइफ और डेथ क्या है, बैलेंस में है। बैलेंस मतलब तराजू में है कि क्या उसको जो है वो राइट के लिए यस कहेगी या नो कहेगी। तो उसकी लाइफ जो है वो क्या है, वो अप्स एंड डाउन्स में है, यानी उसकी लाइफ जो है वो एक तराजू में है जो लाइफ और डेथ के बीच में क्या कर रही है, झूल रही है। राइट, राइट मीन्स हो सकता है यहां पर जो बिलव्ड है उसने कह दिया ओके राइट चलते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हो सकता है उसने यस कर दिया हो, तो अब जो है, या हो सकता है कि उसने यस कर दिया इसलिए यहां पर जो है जो रिजेक्टेड लवर है वो कहता है राइट चलो ठीक है, फिर तुमने हाँ ही कर दिया। तो हो सकता है ये राइट जो वर्ड है ये उसने यूज किया हो, जो रिजेक्टेड लवर है उसने, या उसके बिलव्ड ने भी यूज किया हो सकता है। सो द ब्लड replenished मी अगेन, replenished मीन्स रिफिल। जब मैंने अपनी बिलव्ड, अपनी मिस्ट्रेस की ये हाँ सुनी तो मेरे अंदर से फिर से एक ऊर्जा आई, मेरा जो ब्लड है फिर से रिफिल हो गया। यानी अब तक उसे लग रहा था वो बिल्कुल जो है डिम हो गया है, उसकी लाइफ जो है वो एकदम से रुक सी गई है, थम सी गई है। अचानक से उसके अंदर एनर्जी आ गई जब उसने यस बोला, तो द ब्लड, मेरा जो खून है वापस से दौड़ने लगा विद फुल एनर्जी। माई लास्ट थॉट वॉज एट लीस्ट नॉट वेन। माई लास्ट थॉट, वो कह रहा है जो मैंने लास्ट सोचा था, जो मेरा लास्ट जो आइडिया था कि मैं उसके साथ एक राइड पे जाऊं, एट लीस्ट नॉट वेन, यानी जो मैंने लास्ट कोशिश की, एटलीस्ट वो कोशिश मेरी खराब नहीं गई, बेकार नहीं गई। इट मीन्स शी सेड यस, I and my mistress side by side. Now, as we have seen in our first stanza, जिसमें दोनों एक साथ जो है राइड कर रहे हैं, तो अब वो जो है यहाँ पर आप एंजॉय कीजिए इस इमेजरी, विजुअल इमेजरी, आपके सामने इमेज बन रही होगी। वो कहता है कि चलिए, I and my mistress side by side shall be together, breathe and ride. So one day more am I defied. डेफाइड मीन्स होता है इक्विवेलेंट टू गॉड, यानी अपने आप को गॉड के इक्विवेलेंट समझ लेना। सो वन डे मोर एम आई डेफाइड, हु नोस बट द वर्ल्ड में एंड टुनाइट। सो हो सकता है कयामत की रात हो। ये हम चलेंगे इस पे, रेट्रिकल क्वेश्चन पे भी बात करेंगे। यहाँ पे आपको पता है ये रेट्रिकल क्वेश्चन यूज किया है यहाँ पे राइटर ने, पोएट ने। तो देखिए, माई लास्ट थॉट वॉज नॉट एट लीस्ट नॉट वेन, कि मेरा जो लास्ट थॉट है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं गया। मैं और मेरे मिस्ट्रेस साइड बाय साइड, एक साथ, एक दूसरे के साथ जो है वो क्या करेंगे, राइड करेंगे, ब्रीद एंड राइड, एक साथ सांस लेंगे, एक साथ राइड करेंगे, यानी हमारी सांसें भी एक साथ चलेंगी और हमारे घोड़े में टुकड़ुक टुकड़ुक करते एक साथ चलेंगे। सो वन डे मोर एम आई डिफाइड, क्या एक दिन और मेरे अंदर जो है दैवीय शक्तियां आ जाएंगी, क्या मैं एक दिन और राजा वाली फीलिंग ले पाऊंगा, यानी क्या मैं तुम्हारे साथ एक और राइड पर जाकर के मैं एक जो है भगवान के समान, यानी आप कह सकते हो यहाँ पे डिफाइंड मेक लाइक अ गॉड, कि तुम्हारे साथ ये एक और दिन जो है मुझे ये फील करवाएगा कि मैं राजा हूं कहीं का, इस तरीके का जो है मुझे एक बार फिर फील मिलेगा। हु नोस बट द वर्ल्ड में एंड टुनाइट, क्या पता ऐसा हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और ये दुनिया यहीं पे खत्म हो जाए। इट मीन्स यहाँ पे फैटलिज्म दिखाया गया है।
फैटलिज्म का मतलब ये है, आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर उसको उम्मीद है कि काश ऐसा हो जाए, ठीक है, ये उसका ऐसा आइडिया है कि जिससे उसको ये लगता है कि मैं अब एक दूसरे के साथ हैं हम लोग, अब ये दुनिया या तो यहां ठहर जाए या फिर यहीं पर खत्म हो जाए। यानी कार्पे डिएम को जो आपका कॉन्सेप्ट है कार्पे डिएम का, सीज द डे, कि ये वक्त अभी ठहरा रहे, कुछ ऐसे ही है ना, ये रात जो है ढले नहीं, काइंड ऑफ जो कॉन्सेप्ट सॉन्ग्स में आपने सुना होगा। तो ऐसा कुछ करता है यहाँ पे वो इमेजिनेशन कि हु नोज, क्या पता, बट द वर्ल्ड में एंड टू नाइट, कि आज रात को जो है ये दुनिया ही खत्म हो जाए और हम एक दूसरे के साथ हों और हेवन में एक दूसरे के साथ ही जो है हम जाएं, एंट्री मारें, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए यहां पे आपको समझ में आ गया होगा स्टैंजा नंबर 2 में वो आफ्टर द रिप्लाई ऑफ हिज बिलव्ड, यहाँ पे वो इमेजिनेशंस कर रहा है, वो एक जो है आप कह सकते हो उम्मीद जो है उसके अंदर फिर से जागी है, वो फिर से जो है उसके अंदर ब्लड जो है रेप्लिशन करने लग जाता है, फिर से जो है एनर्जी वाला जो ब्लड है वो उसके अंदर दौड़ने लग जाता है, और उसका लास्ट जो थॉट है, लास्ट जो उसकी विश है, वो फिर से जो है ऐसे लगता है कि पूरी होने वाली है, और वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ एक साथ जो है सांस लेते हुए, राइड करते हुए, साइड बाय साइड जो है एक लास्ट राइड पे निकल जाते हैं। सो यहाँ पर देख लीजिए रेट्रिकल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछ, यहाँ पे उसने रेट्रिकल क्वेश्चन का यूज किया, और एलिट्रेशन देखिए डीप डार्क ब्रेथ राइट, ठीक है। तो यहाँ पे डीप डार्क वाले में देखिए ड ड साउंड जो है वो क्या हो रहा है आपका, ये रहा ड, और ड साउंड रिपीट हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे एलिट्रेशन है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड स्टेंजा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। आपको पता है 10 स्टेंजा में है तो वी हैव टू डू रीडिंग फास्ट, हमें रीड फास्ट करना होगा। अब आगे क्या कहता है देखिए, हश, हश मीन्स होता है चुप रहिए, शांत हो जाइए। इफ यू सो सम वेस्टर्न क्लाउड, हश, कि शांत हो जाइए अगर आपको वेस्टर्न क्लाउड्स दिखते हैं, यानी सेटिंग सन जो है उसकी बात हो रही है, वेस्टर्न क्लाउड्स की बात हो रही है। ऑल बिलोवी ब्लूजम्ड ओवरबोर्ड बाय मैनी बेनेडिक्शंस। अब देखिए जब आपको पता है कि सन जो है सेट हो रहा होता है, तो एक तरफ तो सन सेट हो रहा है, उसका जो ऑरेंज सा कलर है ऐसे, मतलब उसमें क्लाउड्स के अंदर जो है ऐसे लग रहा है कि अभी ये आप कह सकते हो क्लाउड्स के अंदर डिसअपियर होने वाला है। उधर से जो है मून की थोड़ी बहुत लाइटिंग आना शुरू हो जाती है, जैसे स्टार्स जो है वो ट्विंकल करना शुरू कर देते हैं। तो इन तीनों का जो बेनेडिक्शन है, जो ब्लेसिंग है, और उस ब्लेसिंग्स के कारण, यानी जो ऑरेंज ऑरेंज लाइट आप कई बार देखते हो, आपको कितना अच्छा लगता है शाम के समय जब सनसेट होने वाला होता है, तो आपको यूं लगता है कि हाँ इसको देखता रहूं, इस नजारे को मैं अपनी आंखों से ओझल ना होने दूं। तो ऐसा ही कुछ जो है यहाँ पर जो हमारे स्पीकर हैं वो कहते हैं कि अगर आप कभी ऐसा जो वेस्टर्न क्लाउड है अगर देखो, ऑल बिलोवी बूजम्ड, बिलोवी बूजम्ड का मतलब होता है, आपको पता है कि जब ऐसे ऐसे करके जो आप कह सकते हो कि स्काई के अंदर इस तरीके से स्वेल्ड जो है, यानी वेवी जो क्लाउड्स, ऐसे वेव के रूप में जो क्लाउड्स होते हैं वो दिखने में कितने ब्यूटीफुल लगते हैं। ओवरबाउड बाय मैनी बेनेडिक्शंस, यानी वो ऐसे जो है वेवी से क्लाउड जो हैं वो ओवरबाउड हैं, मतलब उनके ऊपर जो है आप कह सकते हो झुके हुए हैं, बाय मैनी बेनेडिक्शंस, मतलब उनके ऊपर जो है बहुत सारे ब्लेसिंग्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बादल जो हैं वो इतने सुंदर लग रहे हैं। तो ये बेनेडिक्शंस का मतलब हो गया यहाँ पे ब्लेसिंग्स, कि जो शाम के समय जब आप वेस्टर्न क्लाउड्स को देखोगे तो जो वेवी क्लाउड्स हैं, जो फुल ऑफ एनर्जी हैं, जो क्लाउड्स हैं वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और वो सुंदर क्यों लगते हैं? क्योंकि उनके ऊपर जो है ब्लेसिंग्स है। किसकी ब्लेसिंग्स हैं? सन्स एंड मून्स एंड इवनिंग स्टार्स एट वंस, कि एक साथ जो है इनकी, सन की, मून की और स्टार्स की, जब एक साथ इन वेस्टर्न क्लाउड्स के ऊपर जो है लाइट पड़ती है, तो ये तीनों लाइट्स जो हैं मिल करके किसका काम करती हैं? ये बेनेडिक्शंस का, ब्लेसिंग्स का काम करती हैं, यानी उसकी ब्यूटी को, जो उसका नुरानी, जो उसका कह सकते हो नुरानी जो दृश्य है उसको और ज्यादा जो है सुंदर बना देती हैं ये चीजें मिल करके। And so you looking and loving best, conscious grew, your passion drew, cloud, sunset, moonrise, star shines too. Down on you, near and yet more near, till flesh must fade for heaven was here. अब देखिए यहां पे वो कहता है कि and so you, अब ये यहां पर आप समझ गए होंगे कि जो यहाँ पे वो ब्लूजम की बात करता है, या फिर जो है बिलोवी बोजम की बात करता है, और बाउड की बात करता है, ये किसकी बात कर रहा है? ये अपनी मिस्ट्रेस के साथ कंपेयर कर रहा है
कि जैसे ये वेस्टर्न क्लाउड्स इन तीनों के वरदान से यानी कि ब्लेसिंग से ये जो इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, सो यू, ऐसे ही तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो, ठीक है, लुकिंग एंड लविंग बेस्ट, तुम सबसे सुंदर, सबसे प्यारी, सबसे बेस्ट लग रही हो। कॉन्शियस ग्रू, योर पैशन ग्रू, कॉन्शियस ग्रू मतलब फील, कि मेरे अंदर जो है वो फील जो है वो ग्रू हो रहा है और मेरे अंदर पैशंस जो हैं वो खींचे चले आ रहे हैं, यानी जो पैशंस हैं वो खींच रहे हैं किसको, क्लाउड को, सनसेट को, मूनराइज को, स्टार शाइन को। इट मींस कि मेरे अंदर जो फीलिंग्स हैं वो ग्रू हो रही हैं और जो स्टार्स हैं, जो मून राइज है, जो सनसेट है, जो क्लाउड हैं, उन सबको जो है मेरी तरफ, मेरा पैशन जो है उसको खींचे ला रहा है। डाउन ऑन यू, किसके ऊपर खींच रहा है, मेरा पैशन जो है इन सब जो है हेवनली बॉडीज को किसकी तरफ खींच रहा है, उसकी बिलव्ड की तरफ, कि मेरी बिलव्ड की तरफ जो है डाउन ऑन यू, नियर येट मोर नियर, ऐसे लग रहा है कि ये मेरे करीब और करीब आ जाए। टिल फ्लैश मस्ट फेड फॉर हेवन वाज हियर, यानी इतना पास आ जाए कि मुझे मेरा जो, यानी आप कह सकते हो फ्लैश फेड, कि मैं एक शरीर हूं, ये जो मेरा शरीर है ये क्या हो जाए, फेड हो जाए, मेल्ट हो जाए। यानी वो बात कर रहा है हेवनली बॉडीज की। आप इसको अदर जो है आप उस वे में भी ले सकते हैं कि ही इज टॉकिंग अबाउट द फिजिकल अट्रैक्शन ऑफ हर बिलव्ड, ऑफ हिज बिलव्ड। तो यहां पे वो कहता है कि मेरे इतने करीब ये आ जाएं कि मैं बिल्कुल मेल्ट हो जाऊं, मेरा शरीर ना रहे, मेरी आत्मा जो है वो सुकून महसूस करे। Thus lent she lingered joy and fear. Thus lent she and lingered joy and fear. उसके बाद जो है वो लेंट हो जाती है, वो झुक जाती है, and lingered joy and fear. और इससे जो है, जो लवर है उसके अंदर एक, आप कह सकते हो, एक फीलिंग जो है क्रिएट होती है जॉय के साथ साथ फियर की। तो ये आपको ध्यान रखना, जॉय किस बात का है कि शी इज विद हिम, कि वो उसके साथ है। एट प्रेजेंट जो है दे आर एंजॉइंग देयर मोमेंट, दे आर यूजिंग द कार्पे डिएम, बट फियर भी है कि प्रेजेंट में तो उसके साथ है बट इन फ्यूचर शायद वो उसके साथ ना हो। तो यहां पे उसको फियर भी है प्लस जॉय भी है। दस ले शी अ मोमेंट ऑन माई ब्रेस्ट, ब्रेस्ट मीन्स उसकी जो चेस्ट है उसके ऊपर। तो कहता है दस ले शी अ मोमेंट ऑन माई चेस्ट, यानी जैसे ही वो मेरी चेस्ट के ऊपर, मेरे सीने के ऊपर अपना सर रखती है तो मुझे क्या, हेवनली ब्लिस जैसा फील आता है। लेकिन जॉय के साथ साथ, उस हेवनली ब्लिस के साथ साथ मेरे अंदर फियर की भावना जो है वो भी क्रिएट होती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पल जो है, ये पल कुछ पल के लिए ही है, इसके बाद जो फ्यूचर आएगा तो हम एक दूसरे के साथ नहीं होंगे। सो दिस इज द स्टैंजा नंबर 2। आई होप यू गॉट इट। देखिए इसके अंदर जो है यहाँ पे लुकिंग लविंग, तो ल साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो आप कह सकते हो इसके अंदर भी एलिट्रेशन में ए लिख देती हूं इसमें, हाँ जी, इसके अंदर एलिट्रेशन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बी यानी ब, यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहा है ब, तो इसको भी आप क्या कह सकते हो, इसमें भी जो है एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है। और एक्सटेंडेड मेटाफर तो आप देख लीजिए कि इस पूरे स्टेंजा के अंदर जो है वो लेडी की फिजिकल क्लॉजनेस को ब्यूटीफुल इवनिंग लैंडस्केप के साथ जो है कंपेयर कर रहा है। तो आप कह सकते हो पूरे जो है थ्रू आउट स्टेंजा के अंदर जो एक मेटाफर के रूप में, यानी कंपेयर कर रहा है अपनी फिजिकल क्लॉजनेस ऑफ बिलव्ड को किसके साथ, ब्यूटीफुल इवनिंग लैंडस्केप के साथ। तो आप कह सकते हो थ्रू आउट द पोम ये मेटाफर यूज हुआ है, तो इसको एक्सटेंडेड मेटाफर कह देते हैं। दैट्स इट, कोई इतना वो दिक्कत वाली बात नहीं है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये कुछ जो है यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस का यूज है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर स्टेंजा नंबर 4। स्टेंजा नंबर 4 में देखिए आप यहाँ पे, then we began to write, my soul smoothed itself out a long crumpled scroll। देखिए long cramped scroll का मतलब क्या होता है, आपने पुराने जमाने में ना एक ऐसे स्क्रॉल किया हुआ, ठीक है, इस तरीके से स्क्रॉल किया हुआ पुराने जमाने में वो मैसेंजर होता था, वो ऐसे मैसेज लेके आता था राजा का, और फिर राजा उसको ऐसे स्क्रॉल को ऐसे ओपन करके इसके पढ़ता था। मतलब संदेश वाहक जो संदेश लेके आता था उसको जो है ऐसे फोल्ड करके लाता, तो उसमें क्या हो जाते, रिंकल्स पड़ जाते, फिर काफी टाइम बाद जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य तक संदेश पहुंचाया जाता तो वो रिंकल्स पड़ जाते थे उसके ऊपर, है ना। तो उससे अपने आप को कंपेयर कर रहा है, क्या कह रहा है वो, देन वी बिगैन टू राइट, अब जो है हमने अपनी राइट शुरू की, माई सोल स्मूदर, अपनी सोल को कंपेयर कर रहा है, स्मूद इटसेल्फ आउट,
अब देखिए, कहता है कि मेरे पास्ट में जो भी मेरे पास्ट में मेरे साथ जो है, आप कह सकते हो कि अभी रिसेंटली मेरे पास्ट में, यानी अभी अभी ब्रेकअप हुआ उसकी बात वो कर रहा है, कि अभी अभी जो ब्रेकअप हुआ था उसकी वजह से जो मेरी सॉल है उसमें जो रिंकल्स पड़ गए थे। रिंकल्स का मतलब कि जो खटास आ गई थी मेरे मन के अंदर, या मेरे मन के अंदर थोड़ा सा पेन, या आप कह सकते हो जो परेशानियां जो है मैं फील कर रहा था, जिसकी वजह से लॉन्ग क्रैम्प स्क्रॉल का मतलब होता है जिसको लंबे समय से जो है क्या कर दिया गया हो, उसको स्क्रॉल करने के कारण उसमें रिंकल्स पड़ गए हों, ऐसी मेरी सोल हो चुकी थी। अब ये अपने आप इस राइड से क्या हो रही है, स्मूथ हो रही है। स्मूथ हो रही है का मतलब क्या है कि मेरी जो सोल है अब वो बिल्कुल सही फील कर रही है, रिलीफ महसूस कर रही है। जो अब तक जो है एक पुराने जो है संदेश की, यानी पुराने किसी लेटर या आप कह सकते हो स्क्रॉल से जो अब तक रिंकल थी, अब वो मेरी सोल जो है वो स्मूदन होने लग गई है इस राइड के साथ। फ्रेशनिंग फ्लटरिंग इन द विंड, और मेरी सोल जो है वो क्या फील कर रही है, इस हवा में तरोताजा और फ्लटरिंग महसूस कर रही है। तो आप कह सकते हो कि इस स्टेंजा के साथ जो है वो अपने जो पुराने जो कह सकते हो जो बुरे एहसास है, उन एहसास को रीफिल करने की बात इस स्टेंजा में वो कर रहे हैं। पास्ट होप्स ऑलरेडी ले बिहाइंड, कि इस हवा में जब मैं उड़ते हुए फड़फड़ाते हुए इस हवा में जब आगे बढ़ रहा हूं तुम्हारे साथ राइड पर, तो जो मेरी पास्ट मेमोरीज हैं वो पीछे रह गई, कहीं दूर कहीं पीछे जो है वो रह गई हैं। व्हाट नीड टू स्ट्राइव विद द लाइफ ऑवरी। अब कह रहा क्या फायदा, लाइफ ऑवरी का मतलब जो लाइफ में जो परेशानियां हैं, जो दुख हैं, उनके ऊपर चिल्लाने से, क्राई करने से क्या होगा। ठीक है, जो मेरे साथ बुरा हुआ है, व्हाट नीड टू स्ट्राइव विद द लाइफ ऑवरी, कि जो लाइफ की जो परेशानियां हैं, जो लाइफ में जो दिक्कतें हुई हैं, जो रॉन्ग हुए हैं, उनके ऊपर जो है स्ट्राइव करने से क्या फायदा। हैड आई सेड दैट, हैड आई डन दिस, सो माइट आई गेन, सो माइट आई मिस। अब वो कहता है कि क्या क्या फायदा ऐसे कहने से कि हैड आई सेड दैट, अगर मैं ऐसा कह देता, हैड आई डन दिस, अगर मैं ऐसा कर देता, सो माइट आई गेन, हो सकता है मुझे वो मिल जाता, सो माइट आई मिस, हो सकता है मुझे नहीं मिलता। तो इट मीन्स ही इज डिस्क्राइबिंग हिज फीलिंग्स अबाउट हिज ब्रेकअप, कि हो सकता है मैं उससे माफी मांग लेता कि तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दो, तो हो सकता है कि हमारा ब्रेकअप ना होता। हो सकता है जो मैंने किया वो मैंने ना किया होता। हो सकता है अगर ऐसा होता कि मैं जो मैंने किया है उसके लिए माफी मांग लेता, या मैं ऐसा नहीं करता, तो हो सकता है मैं उसको पा लेता, हो सकता है मैं उसको खो देता। माइट शी हैव लव्ड मी, या मैं कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता, उसको रोकने की कोशिश करता, तो हो सकता है वो मुझे क्या करती, माइट शी हैव लव्ड मी, वो मुझसे फिर से प्यार कर लेती। हो सकता है ऐसा उसके साथ कि अगर मैं ऐसा सोचता, इन चीजों के ऊपर जो है मैं बैठ करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता, तो हो सकता है कि हमारी वापस से जो है हमारा पैचअप हो जाता। जस्ट एज वेल शी माइट हैव हेटेड, हु कैन टेल। कहता हो सकता है मैं ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता, उसको चेप होने की कोशिश करता, तो हो सकता है वो उसे हेट करती। इट मीन्स कि जो हुआ सो हुआ, मुझे उसके ऊपर जो है कोई भी रिग्रेट नहीं करना चाहिए। क्या फायदा रिग्रेट करके। वो कहता है हो सकता है वो मुझसे प्यार कर लेती, हो सकता है पैचअप कर लेती, हो सकता है वो मुझसे हेट भी कर सकती थी, कौन कह सकता है कि क्या होता, कौन जानता है। तो यहाँ पे अगेन जो है आप कह सकते हो एक काइंड ऑफ रेट्रिकल क्वेश्चन का यहाँ पे यूज किया गया है। Where had I been now if the worst befell? And here we are riding she and I. Where had I been now if the worst befell? कि अगर मेरे इससे भी बुरा मेरे साथ हो सकता था, इससे भी वर्स्ट जो है मेरे साथ हो सकता था, किसे पता। And here we are riding she and I. बट कहता कि अब जो हो रहा है फिलहाल मैं उसके बारे में सोच रहा हूं कि हम दोनों एटलीस्ट एक साथ हैं, हम एक दूसरे के साथ जो है राइड कर रहे हैं। यानी इससे भी बुरा हो सकता था, मैं तो ये मानकर चल रहा हूं, और इससे तो बेटर ये है आज की सिचुएशन कि मैं इस चीज के बारे में नहीं सोचूंगा कि क्या हो सकता था, क्या होना चाहिए था। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि मैं और तुम जो हो एक साथ राइड कर रहे हैं। सो आई होप यू गॉट दिस। अब देखिए गेन और मिस यहाँ पे जो हुआ है ये एंटीथेसिस है, यानी आपको पता है जो गेन एंड मिस एक ही लाइन, लव्ड एंड हेटेड, एक लाइन के अंदर दो जो है कंट्राडिक्टरी सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं। आप कह सकते हो ऑपोजिट जो है सेंटेंसेस का यूज किया जाता है, उसको ऑक्सीमोरोन या एंटीथेसिस कहा जा सकता है। सिमिल जो आपको पता ही है, सॉल को कंपेयर किया गया है यहाँ पे अ लॉन्ग क्रैम्प्ड स्क्रॉल। जो स्क्रॉल होता है जिसमें पुराने जमाने में संदेश भेजे जाते थे और फिर उसको राजा ऐसे करके राजा के सामने पढ़ा जाता था, सुनाया जाता था कि ये संदेश आया है, तो स्क्रॉल के साथ अपनी सोल को कंपेयर किया है, तो वहां पे वो सिमिल यूज हुआ है। आई होप यू गॉट दिस स्ट्रेंजर 2। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन।
वी हैव स्टेंजा नंबर 5। देखिए कितना इंटरेस्टिंग जो है यहाँ पे उनका ये आप कह सकते हो ब्रेकअप के बाद का जो है सिनेरियो या सीन जो है यहाँ पे क्रिएट किया गया है बाय द पोएट। तो आप जो है इसको एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट जो है स्टेंजा इसके अंदर, फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स, व्हाई ऑल मेन स्ट्राइव एंड हु सक्सीड्स। वो कहता है यहाँ पर फेल आई अलोन, क्या मैं अकेला ही फेल हुआ हूं? यानी ऐसे इस तरीके से रिजेक्शन क्या मैंने अकेले नहीं झेला है इस दुनिया में? इन वर्ड्स एंड डीड्स, वर्ड्स मतलब इन वर्ड्स एंड डीड्स मतलब ऐसे वर्ड्स में या फिर ऐसे कर्मों में क्या सिर्फ मैं ही फेल हुआ हूं? क्या आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ? व्हाई ऑल मेन स्ट्राइव एंड हु सक्सीड्स, व्हाई क्यों ऑल मेन स्ट्राइव एंड हु सक्सीड्स, यानी ऐसा जरूरी नहीं ना कि जिस आदमी ने स्ट्राइव किया हो, यानी मेन जो है जिस किसी भी व्यक्ति ने जो सोचा हो, जिसके लिए मेहनत की हो, उसको वो चीज मिली हो, ऐसा जरूरी तो नहीं। ऐसा नहीं होता कि कोई होता ना कई बार कि कोई इंसान बहुत मेहनत करता है बट स्टिल उसको वो चीज नहीं अचीव हो पाती। तो ये यहाँ पे रेट्रिकल क्वेश्चन है कि क्या ऐसा नहीं होता कि कोई आदमी बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए स्ट्राइव करता है, मेहनत करता है, क्या उसको मिल जाती है? ऑफ कोर्स किसी को मिलती है और किसी को नहीं मिलती। तो यहां पर वो कहता है कि इसमें क्या है, मैं अकेला थोड़ी ना हूं इस दुनिया में जो फेल हुआ हूं अपने लव अफेयर में। वी रोड इट सीम्ड माई स्पिरिट फ्लू। अब वो फिर से उस जो है मोमेंट में आ जाता है, प्रेजेंट मोमेंट में, वी रोड टुगेदर, कि हम एक दूसरे के साथ हॉर्स राइडिंग पे जा रहे हैं। इट सीम्ड माई स्पिरिट फ्लू, ऐसे लग रहा है कि मैं नहीं, मेरी आत्मा फ्लू कर रही है, मैं गदगद हो रहा हूं, अंदर से बहुत खुश हो रहा हूं, मन में लड्डू फूट रहे हैं। So other regions, cities new, और हम क्या देख रहे हैं? Other regions, cities, उनको भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। As the world rushed by on other side, ऐसे लग रहा है कि हमारे दोनों की साइड में पूरा जो वर्ल्ड है वो दौड़ रहा है, यानी दौड़ हम रहे हैं बट हमें क्या लग रहा है कि जो दुनिया है वो हमारे साइड बाय साइड दौड़ रही है। I thought all labor yet no less bear up beneath their unsuccess. I thought, मैंने सोचा, ऑल लेबर यानी जितनी भी मेहनत है, इट नॉट लेस यानी किसी ने कितनी ज्यादा की है कितनी कम की है, बेयर अप बीनीथ देयर अनसक्सेस, यानी बेयर अप बीनीथ देयर अनसक्सेस का मतलब क्या है कि चाहे कोई इंसान कितने भी कम मेहनत करे या कितना भी कुछ कर ले, बेयर अप बीनीथ देयर अनसक्सेस, कई बार जो है उसके साथ क्या होता है, जितनी भी मेहनत की है कई बार उसका फ्रूट अनसक्सेस होता है, यानी जरूरी नहीं हर मेहनत करने वाले को कामयाबी मिल जाए। तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं, लुक एट द एंड ऑफ द वर्क। अब ये क्या कह रहे हैं कि मेहनत कितनी की वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका रिजल्ट क्या हुआ, यानी एट द एंड ऑफ द डे उस वर्क का एंड क्या हुआ वो उसको देखो आप। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि कुछ भी हुआ हो हम दोनों के बीच में, बट आज देखो ना, आई एम ऑन दी पॉजिटिव साइड, हम लोग अच्छे नोट पे हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ राइड कर रहे हैं। यानी कुछ भी हुआ हो, कम या ज्यादा मेहनत किसने कम की किसने नहीं की, आप वर्क का एंड देखो। कंट्रास्ट द पैटी डन द अनडन वास्ट। अब देखिए पैटी डन यानी पैटी का मतलब हो गया तुच्छ, बहुत ही कम, अनडन वास्ट, वास्ट इसका उल्टा हो गया। तो यहाँ पे फिर से आप कह सकते हो कि स्मॉल और जो है लार्ज, इट मीन्स दोनों यहाँ पे एंटीथेसिस का या आप कह सकते हो ऑक्सीमोरोन का यूज किया गया है यहाँ पर, ठीक है। यानी कुछ कम किया है या बहुत ज्यादा किया है कुछ मैटर नहीं करता। दिस प्रेजेंट ऑफ देयर्स विद द होपफुल पास्ट, आई होप शी वुड लव मी हियर वी राइट। और वो कहता है कि दिस प्रेजेंट ऑफ देयर्स, कि उनका जो प्रेजेंट है विद द होपफुल पास्ट, यानी कोई इंसान जो है कम कर रहा है ज्यादा कर रहा है कुछ मैटर नहीं करता। दिस प्रेजेंट ऑफ देयर्स, उनका जो अभी का जो प्रेजेंट है जिसमें वो होपफुल पास्ट, जिसमें वो उम्मीद कर रहे थे कि काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, यानी ऑप्टिमिज्म के ऊपर। आपको पता है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है ही वाज द ग्रेट ऑप्टिमिस्टिक राइटर, तो यहाँ पे ऑप्टिमिज्म दिखता है रॉबर्ट ब्राउनिंग का थ्रू दिस कैरेक्टर। वो कहता है कि होप जो है वो इंपॉर्टेंट है, कि आपने जो पास्ट आपका हो गया, अब आप जो है अभी भी स्टिल जो है उम्मीद कर रहे हो कि काश ऐसा हो जाता, यानी किसी की लाइफ अगर फुलफिल हो जाए, सब कुछ इंसान को मिल जाए, तो वो हेवन की जो है इच्छा क्यों करेगा भाई? अगर सब कुछ धरती पे मिल गया, धरती उनके लिए स्वर्ग बन गई। तो इट मीन्स यहाँ पर जो है ऑप्टिमिस्टिक के साथ साथ वो थोड़ा सा आप कह सकते हो यहाँ पे वो हमें कुछ फिलोसफिकल बात भी कर रहे हैं। आई होप शी वुड लव मी हियर वी राइट। और वो कह रहा है कि ये होप मैं कर सकता था कि शी वुड लव मी, कि उसने भी मुझे इतना ही प्यार किया होता जितना कि मैं उससे करता हूं। बट चलो खैर जो भी है, हियर वी राइट, एटलीस्ट मुझे इसके साथ कुछ मिला हो चाहे ना मिला हो, बट जो मैंने चाहा कि मुझे लास्ट राइड तुम्हारे साथ करनी है, एटलीस्ट वो तो मिली मुझे। तो यहाँ पर जो है वो आप कह सकते हो इसी में खुश है कि हियर वी राइट, कि हम जो है एक साथ राइड कर रहे हैं। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेंजा जो है,
Stanza number 6. What hand and brain went ever paired? What heart alike conceived and dared? What act proved all its thought had been? What will but felt the fleshy screen? So इस stanza में देखिए कि what hand and brain went ever paired, कि जो आपके दिमाग में चल रहा है वो आप कर पा रहे हो। यानी ऐसा कभी देखा है आपने कि दोनों चीजें जो है एक साथ चले, कि आपके हैंड और ब्रेन जो है वेंट एवर पेयर्ड, कि कभी आपने देखा है कि आपके हाथ और दिमाग एक साथ चल पाए? यानी जो आप काम करो वो काम के बदले में आप जैसा रिजल्ट चाहते हो ऐसा रिजल्ट मिले, ऐसा जरूरी तो नहीं। मीन अगेन यहाँ पे क्या है आपका रेट्रिकल क्वेश्चन, व्हाट हार्ट अलाइक कंसीव्ड एंड डेयर, ठीक है, व्हाट हार्ट यानी जो आपके दिल में आया, क्या वो आप कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंसान ने जो दिल में सोचा और वो उसका पूरा हो गया हो? ऐसा नहीं होता भाई। तो यहाँ पे वो कहता है कि हो सकता है मेरे दिमाग में ये ऐसा था कि वो मेरे साथ रहे, हमने सपने देख लिए, देखे हम शादी करेंगे, बच्चे होंगे, हम अपनी खुशहाल जिंदगी जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ बूढ़े होंगे, इस तरीके से मैंने सोचा। लेकिन क्या कभी किसी की विशेष पूरी हुई है? जो दिल ने सोचा हो जरूरी तो नहीं वो पूरा हो। तो यहाँ पे रेट्रिकल क्वेश्चंस है। What act proved all its thought had been, यानी अगर कोई भी एक्ट, यानी कुछ भी आपके साथ कोई एक्ट होता है, यानी कुछ भी आप एक्ट करते हो, कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लो आपने सोचा हो कि आपने कोई काम कर दिया और उसके बाद कभी सोचा कि हाँ ठीक है कर दिया, कोई बात नहीं, ऐसा ही सोचा था मैंने, ऐसा नहीं होता। आप जो कुछ कर देते हो उसके बाद आपको लगता है यार ऐसे क्यों कर दिया मैंने। इट मीन्स व्हाट एक्ट ऑल इट्स थॉट हैड बीन, क्या कोई एक्ट जो है ये प्रूव कर देता है कि जो आपके दिमाग में था वही आपने किया है? ऐसा नहीं होता। What will but felt the fleshy screen? What will felt the fleshly screen? यानी what will but felt the fleshly screen। तो यहाँ पे देखिए fleshy physical limitations, कहता भाई जो कुछ भी है क्या हो गया, ये हमारी शरीर की या हमारे जो है आप कह सकते हो इस काया की जो है क्या है एक लिमिटेशंस है। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते, जो हम सोचे वैसा हम कर दे तो हम तो कमाल ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इट मीन्स कि जो आप सोचते हो वैसा हो जरूरी तो नहीं। हम एक फ्लैशली स्क्रीन है, यानी हम फिजिकली लिमिटेशंस है हमारी, ठीक है। वी राइड एंड आई सी हर बूजम हीव, हीव होता है अपलिफ्ट। अब देखिए यहाँ पे अगेन फिजिकल अट्रैक्शन या फिजिकल जो है पेरेंट्स की बात कर रहे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वी राइड एंड आई सी हर बूजम हीव, बूजम हीव मीन्स उसकी जो आप कह सकते हो उसकी ब्रेस्ट जो है उसको, जैसे हॉर्स राइडिंग करते हैं तो आपको पता है कि हॉर्स राइडिंग में जब हॉर्स ऐसे चलता है तो ऑटोमेटिकली हम उछलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इमेजरी यूज की गई है कि हम राइड कर रहे हैं और मैं उसको जो है हीव करते हुए, मैं अपलिफ्ट करते हुए उसकी बॉडी को देख पा रहा हूं। दैट मीन्स वो मेरे लिए काफी है। देयर इज मैनी अ क्राउन फॉर हु कैन रीच, यानी देयर इज मैनी अ क्राउन फॉर हु कैन रीच, यानी क्राउन का मतलब अचीवमेंट, कि इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो हर कोई इंसान अचीव करना चाहता है, बट हु कैन रीच, कौन है ऐसा जो उसने सोचा, जो वो अचीव करना चाहा वो सब कुछ अचीव कर लिया हो? कहता है ऐसा कोई नहीं है दुनिया में। 10 लाइन्स अ स्टेट्समैन्स लाइफ इन ईच। अब देखिए 10 लाइनें लिख करके अ स्टेटमेंट्स लाइफ इन ईच, द फ्लैग स्टक ऑन द हीप ऑफ बोन्स अ सोल्जर्स डूइंग। अब देखिए ये चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा इस दुनिया में कौन है कि जिसने जो कुछ किया हो और उसके बदले में, यानी जो कुछ अचीव उसने कर लिया हो उसके बदले में उसको कोई भी शाबाशी या कोई प्रेज जो है वो मिली हो। यानी इतना कुछ तो किसी को हासिल नहीं हुआ ना। जैसे वो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं स्टेट्समैन की लाइफ का, कि स्टेट्समैन जो है उसने हो सकता है अपने सब्जेक्ट्स के लिए बहुत कुछ किया हो और जब उसकी डेथ होती है तो उसको श्रद्धांजलि देने के लिए 10 लाइनें बोल करके बस उसको छोड़ दिया जाता है और उसको सब भूल जाते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स वो कह रहा है कि कुछ भी तो नहीं है कि एक बंदा जिसने पूरा जीवन जो है अपनी प्रजा को, अपने सब्जेक्ट्स को दे दिए और जब उसकी डेथ हुई तो 10 लाइनों में उसकी पूरी जिंदगी निपटा दी, लोगों ने 10 लाइनों में उसको श्रद्धांजलि दे दी। कहते क्या है ये? द फ्लैग स्टक ऑन अ हीप ऑफ बोन्स। हीप ऑफ बोन्स मतलब क्या है यहाँ पे? डेड बॉडी ऑफ अ मार्टियर, यानी किसी सोल्जर की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अ सोल्जर्स डूइंग। अब सोल्जर आप देखिए हमारे लिए फौजी जो है वो तैनात रहते हैं बॉर्डर्स के ऊपर, कई बेचारे जो है शहीद हो जाते हैं, तो उस शहीदी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो है कहता है कि द फ्लैग, वो कहता है कि जो फ्लैग जो है, यानी जब कोई शहीद जो है शहीदी प्राप्त करता है तो उसके ऊपर एक झंडा जो है वो लगा दिया जाता है उसको श्रद्धांजलि देने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। व्हाट अटर्न्स, व्हाट अटर्न्स का मतलब यहाँ पे ले सकते हो कि क्या कंपनसेशन है ये, कि एक स्टेटमेंट्स वो मरा और उसके मरते ही जो है 10 लाइनों की उसको श्रद्धांजलि दे दी, बात खत्म। अगर कोई अपने देश के लिए लड़ा और देश के लिए जो है शहीद हुआ तो उसके ऊपर जो है एक झंडा लहरा दिया उसकी
जो है पूरी जिंदगी जो उसने सेक्रीफाइस किया, उस सेक्रीफाइस के लिए एक झंडा लगा दिया, क्या मिला उसे? कुछ भी नहीं मिला। उसका क्या कंपनसेशन दिया है? क्या ये उसके लिए जो है क्षतिपूर्ति की है? दे स्क्रैच हिज नेम ऑन द अबी स्टोन्स। अब देखिए यहाँ पे अबे का मतलब वेस्टमिंस्टर अभी भी हो सकता है, जहां पर रॉबर्ट ब्राउनिंग की डेथ के बाद उनको जो है दफनाया गया था। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि दिस स्क्रैच, कि वो स्क्रैच करते हैं उसका नाम। आपको पता है ना, जैसे एपिटैफ होता है ऐसे करके, जहां पे जो ग्रेव होती है, ये ग्रेव हो गई और उस पे लिखा होता है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग, है ना, 1889 से लेकर के और इतने तक ये जिया, है ना, तो उसका वो लाइफ स्पेन लिख दिया जाता है और उसके ऊपर ऐसे खोद खोद के लिखा जाता है, स्क्रैच करके लिखा जाता है। तो कहते थे स्क्रैच हिज नेम ऑन द अबी स्टोन्स, माय राइडिंग इज बेटर बाय देयर लीव। देखिए कितना अच्छा इसने यहाँ पर अपने आप को जो है अपने आप को ग्लोरीफाई कर दिया। क्या कह रहा है कि देखिए, जब कोई पोएट या कोई जो राइटर है, जब उसकी डेथ होती है तो उसके एपिटैफ के ऊपर जैसे स्क्रैच कर करके खोद खोद के जो है लिख दिया जाता है, बस वही उसके लिए है। लेकिन ये सब चीजें जो मेरी और उसकी राइड है, यानी देखो मुझे कितना ज्यादा मिला इन लोगों से कि उसने मेरे साथ जो है राइड पर जाना जो है स्वीकार कर लिया, यानी माई राइड इज बेटर, मेरी राइड जो है बेटर है देन दीज पर्संस। इन पर्संस की जो आप कह सकते हो कंपनसेशन है, उससे कहीं अधिक जो है मेरी राइड है। तो यहां पर इस स्टेंजा नंबर 6 के अंदर आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ को जो है बेटर बता रहा है इन जो है पर्सन से, स्टेटमैन से, सोल्जर से और एक राइटर से, एक पोएट से आप कह सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, स्टेंजा नंबर 7 देखिए यहां पर। स्टेंजा नंबर 7 में यहां पे बात करेंगे व्हाट डज इट ऑल मीन पोएट। यहां पे अब पोएट के साथ कंपेयर करेगा कि व्हाट डज इट ऑल मीन पोएट, वेल योर ब्रेन स्पीच इनटू रिदम यू टेल। अब कहते, अब बात करते हैं पोएट की, अब ये आगे जाके अपने आप को पोएट के साथ कंपेयर करेगा कि व्हाट डज इट ऑल मीन, कि एक पोएट के लिए इसका क्या मतलब है। वेल योर ब्रेन्स बीट इनटू रिदम, कि तुम्हारा दिमाग है उसमें कुछ रिदम्स जो है वो चलती रहती हैं, सारा दिन जो है तुम ऑक्यूपाइड रहते हो थॉट्स में कि अब कैसे लिखूं, अब क्या लिखूं, कैसे करूं। यू टेल व्हाट वी फेल्ट ओनली, यानी तुम जो हो वो बता देते हो जो हम महसूस करते हैं, यानी तुम्हारे पास एक्सप्रेशन की पावर है। हम उसको सोचते हैं और तुम उसको फॉर्म के जरिए जो है लिख करके एक्सप्रेस कर देते हो। यू एक्सप्रेस्ड, यानी व्हाट वी फेल्ट ओनली, जिसे हम सिर्फ महसूस करते हैं तुम उसको एक्सप्रेस कर देते हो। यू होल्ड थिंग्स ब्यूटीफुल द बेस्ट, यानी तुम जो ब्यूटीफुल चीजें हैं, जो बेस्ट चीजें हैं, उनको तुम होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हो। एंड पेस्ट देम इन राइम सो साइड बाय साइड, और तुम्हारे अंदर ये पावर है कि तुम उनको क्या कर सकते हो, तुम उसको पिरो देते हो साइड बाय साइड, किसमें, एक ब्यूटीफुल सी राइम में। यानी इसके कहने का मतलब है कि एक पोएट जो है उसमें क्या कैपेसिटी है कि जो वो सोचता है वो तो पोएट उसको क्या कर लेता है, एक्सप्रेस कर देता है। जो हम लोग फील करते हैं पोएट उसको एक्सप्रेस कर देता है और उससे एक मोती रूपी माला के रूप में, एक राइम के रूप में जो है हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। This something, nay, it's much, but then have you yourself what is the best for men? अब कहता है this something, ये कुछ है, कुछ तो है ये, nay, this much, ये बहुत कुछ है, कुछ नहीं, ये बहुत कुछ है, but then, लेकिन तब, have you yourself what is best for men? कि तुम्हारे पास वो सब कुछ है, यानी तुम्हारे पास ये पावर है, तुम्हारे पास जो है ये शक्ति है कि तुम जो हम सोचते हैं उसको बहुत ही वेल मैनर्ड तरीके से कंपोज करके एक्सप्रेस कर सकते हो। पर क्या जो तुमने अपनी पोम्स में बताते हो कि मेन के पास ये सब कुछ होना चाहिए, क्या तुम्हारे पास वो सब कुछ है? इट मीन्स ही इज क्वेश्चनिंग द पोएट कि क्या तुम जो बातें करते हो कि जो बेस्ट होना चाहिए मेन के पास, क्या वो तुम्हारे पास है? आर यू, क्या तुम हो पुअर, सिक, ओल्ड, योर टाइम। तो का मतलब हो गया ओल्ड या बिफोर, ठीक है। आर यू पुअर, सिक, ओल्ड और योर टाइम। अब यहां पे हो सकता है जॉन कीट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आपको पता है जॉन कीट्स जो थे वो बाय प्रोफेशन क्या थे, फिजिशियन थे, बट स्टिल वो ट्यूबरक्लोसिस के कारण जो है उनकी डेथ हो जाती है। और उनके अंदर इमेजिनेटिव पावर थी ना कि ही सीज ब्यूटी इन एवरीथिंग, कहते हैं ना ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। तो हो सकता है ये ब्यूटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो यूज किया है वो यहाँ पे कीट्स के ऊपर यहाँ पे सरकास्म के रूप में जो है वो यहाँ पर यूज किया है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। तो हो सकता है कि उनको ही कहा, क्योंकि देखिए जनरल फिजिशियन था, स्टिल ही वाज पुअर। आपको पता है मोस्ट ऑफ द राइटर्स जो हैं
वो डेट के कारण मरे हैं, यानी उनके ऊपर इतना कर्जा हो गया था। बहुत से राइटर्स, मैंने जितने भी राइटर्स पढ़े हैं ना, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि उसमें से 50 to 60% राइटर्स जो हैं वो कर्जे के कारण मर गए थे। सुसाइड कर लिया था किसी ने जो है बीमारी के कारण मर गया था, कोई जो है टाइम से पहले बूढ़ा हो गया था। इट मीन्स यहाँ पे कह रहे हैं ना उसके बारे में, किड्स के बारे में, कि ओल्ड एट योर टाइम, कि तुम समय से पहले ही बूढ़े हो चुके थे, सिक थे, तुम गरीब थे। ठीक है, क्या है तुम्हारे पास? तुम बात तो करते हो कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, क्या तुम्हारे पास है वो सब कुछ जो तुम कहते हो कि एक आदमी के पास होना चाहिए? Nearer one wit your own sublime. One wit का मतलब कि थोड़ा कुछ जो है, मतलब थोड़ा बहुत भी क्या तुम अपने उस विट के पास हो, यानी ऑन सब्लाइम। ऑन सब्लाइम का मतलब जिस सब्लिमिटी की तुम बात करते हो, तुम जिस अचीवमेंट को पाने की बात करते हो, क्या तुम उससे जो है थोड़ा बहुत भी पास हो? क्या तुम एक कण भी उसके नियरर हो? Then we who never have turned rhyme. Then मतलब अपने साथ वो कंपेयर हो गया कि we who never have turned a rhyme sing riding's joy for me are right. वो क्या कह रहा है यहाँ पर? देखिए कितना भयंकर यहाँ पे उसने जो है तंज कसा है। क्या कहा है? Then we who never have turned a rhyme. कहते तुमसे अच्छे तो हम हैं जिन्होंने कभी कोई एक राइम भी नहीं लिखी, एक गाना भी नहीं लिखा, आज तक कुछ नहीं गुनगुनाया। तुमसे अच्छे तो हम हैं कि भाई साहब हमारे पास राइड तो है अपनी बिलव्ड के साथ। लास्ट टाइम जो राइड में ले रहा हूं, सिंग राइडिंग सॉन्ग्स जॉयस फॉर मी आई राइट। वो कहता है मेरे लिए तो राइडिंग जो है किसी जॉय से कम नहीं, किसी प्लेजर से कम नहीं, मेरे लिए तो राइड जो है ये क्या है? ये सब कुछ है। तो आई होप यू गॉट दिस स्टेंजा टू। देखिए स्टेंजा में कंट्रास्ट किया है लवर की एक्चुअल लाइफ को पोएट के मेयर वर्ड्स के साथ। यानी उसने कहा तुम्हारे वर्ड्स जो है वो तुच्छ हैं, कुछ नहीं है उनमें, ठीक है, वो सब खोखले हैं। मेरी राइट क्या है? वो तुम्हारे इन वर्ड से, तुम्हारी इस कंपोजिशन से क्या है? कहीं लाख गुना बढ़िया है। तो आप कह सकते हो कि इस स्टेंजा के अंदर उसने अपने आप को पोएट के साथ कंपेयर किया है। देन यू हैव नेक्स्ट स्टेंजा, ओनली थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, 2 more stanzas आर देयर। ये 2 स्टेंजा और हैं, 10 स्टेंजा टोटल हमारे पास है। देखिए फटाफट पढ़ते हैं, उसके बाद वो अपने आप को कंपेयर करेंगे स्कल्पचर के साथ। ठीक है, ये बात मैं बता चुकी हूं आपको। And you, great sculptor, so you gave a score of years to art, her slave, and that's your Venus, whence we turn to yonder girl that forced the burn. Forced the burn. देखिए यहाँ पे whence का मतलब यहाँ पे when हो जाएगा, ठीक है, और Venus जो है वो goddess of love हो गई, ठीक है, goddess of love। और स्कल्पचर आपको पता ही है, स्कोर ऑफ इयर्स मतलब 20 इयर्स, लगभग 20 साल आप कह सकते हो। यॉन्डर मतलब वो दैट गर्ल, ठीक है, दैट गर्ल मतलब ओवर देयर, वहां पर जो लड़की है। फोर्स मतलब अक्रॉस, सॉरी अक्रॉस नहीं, क्रॉस कर रही है, ठीक है, क्रॉस। चलो मैं यहां पे लिख देती हूं क्रॉस। एंड बर्न का मतलब यहां पे किसके लिए हुआ है यूज? रिवर के लिए, ठीक है। यू एक्वीज, एक्वीज मीन्स एक्सेप्ट, एंड शेल आई रीपाइन, रीपाइन मतलब रिग्रेट। अब देखिए, एंड यू ग्रेट स्कल्पचर सो यू गेव अ स्कोर ऑफ इयर्स टू आर्ट। अब वो यहां पे कह रहा है, एक स्कल्पचर को जो है ललकार रहा है, कह रहा है अरे तुम बड़े बहुत बड़े मूर्तिकार, तुमने 20 साल दिए हैं इस आर्ट को, और हर स्लेव यानी तुम उसके स्लेव हो, किसके? वीनस के स्लेव हो, दैट्स योर वीनस, यानी जो गॉडेस ऑफ लव है, जो गॉडेस ऑफ लव है उसको तुमने जो है प्रेज करने के लिए, उस आर्ट को क्रिएट करने के लिए तुमने 20 साल दिए हैं, यानी अपनी पूरा यूथ जो है, अपनी जवानी जो है उस वीनस को दे दी। वेन एवर वी टर्न टू योंडर गर्ल दैट फोर्स द बर्न, लेकिन तुम्हारी उस वीनस में, तुम्हारे उस कल्चर में वो कोई ताकत नहीं है। अगर उधर से कोई सच में एक लड़की आ जाए, ब्यूटीफुल सी लड़की जो कि क्या कर रही हो, एक रिवर को पार कर रही हो, अगर हमारी नजर उस पर पड़े तो तुम्हारे ये स्कल्पचर जो है इसको कोई नहीं देखेगा, सब लोग जो है टर्न हो जाएंगे उस लड़की को देखने के लिए, ठीक है। यू एक्वीज, तुम एक्सेप्ट करो इसको, या फिर शैल आई रिपाइन, यानी क्या मैं रिग्रेट करूं इस बात को, यानी शैल आई रिपाइन का मतलब ये है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एक्सेप्ट करते हो इस बात को, या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो मैंने कहा है उसे मुझे रिग्रेट करना चाहिए। यानी वो कहता है कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, ये यूनिवर्सल फिनोमेना है कि अगर तुम्हारी स्कल्पचर तुम्हारे लिए, जिसके लिए तुमने 20 साल लगा दिए, हो सकता है कुछ पल के लिए लोग उसकी तारीफ करें, पर सच में एक लड़की जो दूर कहीं जो है किसी रिवर को क्रॉस कर रही होगी और हमारी नजर उस पर पड़ेगी तो हम उसकी तरफ टर्न हो जाएंगे, तुम्हारी स्कल्पचर, तुम्हारी जो मूर्ति है उसकी तरफ कोई नहीं देखेगा। What man of music, you grown grey with notes and nothing else to say. What man of music, man of music का मतलब क्या है कि तुम
मैन ऑफ म्यूजिक मतलब तुम्हारे अंदर जो है, जो पावर है जो म्यूजिक को क्रिएट करने की, यू ग्रोन ग्रे मतलब तुमने ये पावर को क्रिएट करने के लिए तुम जो है अपना ग्रोन ग्रे मतलब तुम बूढ़े हो चुके हो, मतलब तुम जो ये आर्ट तुमने करी है इसके कारण जो है तुम ग्रे हो चुके हो, मतलब तुमने पूरा यूथ जो है अपना झोंक दिया है इसके अंदर, विद नोट्स एंड नथिंग एल्स टू से। अब तुम्हारे पास क्या है, नोट्स हैं, नथिंग एल्स टू से। इज दिस योर सोल प्रेज फ्रॉम अ फ्रेंड? Greatly is opera strains intent, but in music we know how fashions end. I gave my youth what we ride in fine. अब यहाँ पे जो है स्कल्पचर के बाद मैन ऑफ म्यूजिक मतलब यहाँ पे सिंगर की बात हो रही है। इस स्टेंजा में सेकंड जो कंपैरिजन है वो सिंगर के साथ है, कहते मैन ऑफ म्यूजिक। अब यहाँ मैन ऑफ म्यूजिक मतलब सिंगर हो गया कि तुम जो हो एक नोट बनाने के लिए, एक सॉन्ग बनाने के लिए तुमने अपना जो है पूरा जवानी लगा दिया, यानी तुम ग्रे हो गए, तुम ग्रोन ग्रे मतलब तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारे बाल सफेद हो गए हैं, तुम्हारे पास जो है इसके सिवाय कुछ कहने के लिए नहीं है। इज दिस योर सोल प्रेज फ्रॉम अ फ्रेंड? यानी अब तुम्हारा कोई फ्रेंड आएगा कि ऐसे कह देगा कि हाँ बहुत अच्छा गाना बनाया तुमने, हो सकता है प्रेजेंट टाइम में उस समय में वो गाना जो है बहुत फेमस हो, बहुत पॉपुलर हो, लेकिन देखिए ग्रेटली हिज ओपेरा स्ट्रेन्स इंटेंट। ओपेरा स्ट्रेन मतलब जो ओपेरा के अंदर जो सॉन्ग्स गाए जाते हैं, हो सकता है उसके इंटेंट मतलब ग्रेटली हिज ओपेरा स्ट्रेन्स इंटेंट मतलब कि जो ओपेरास जो हैं उनमें उस टाइम जो गाने बजते थे, हो सकता है ये गाना उस समय के अकॉर्डिंग उसके लायक हो, बट इन म्यूजिक, लेकिन हमें पता है म्यूजिक में रोज फैशन चेंज होता है, यानी जो म्यूजिक है वो हो सकता है कि उस समय उसको बहुत पसंद किया गया हो, बट आज जो है इसका फैशन, यानी एक टाइम आएगा कि ये भी दौर निकल जाएगा, ये म्यूजिक जो है ये पुराना हो जाएगा और कोई इसको सुनना नहीं चाहेगा। आई गेव माई यूथ बट वी राइड इन फाइन। अब कह रहे हैं कि तुमने जो तुम्हारी जवानी के जो दिन लगाए थे वो प्रेजेंट में तुम्हारे साथ थे, और एक टाइम बाद में उसका क्या, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ जो है मिट्टी बन जाएगा, तुम्हारे जो है नया फैशन, नए सॉन्ग्स का फैशन आ जाएगा और तुम्हारा गाना कोई नहीं सुनेगा। लेकिन मैंने भी तुम्हारी तरह अपना पूरा यूथ जो है मेरी बिलव्ड को प्यार करने में लगाया है, बट उसका रिजल्ट देखो, आज हम दोनों साथ हैं, बट वी राइड इन फाइन, यानी हम बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे वीनस का जो यहाँ रेफरेंस दिया है इसको एल्यूजन कहते हैं, यानी यहाँ पे जो रेफरेंस यूज कर दिया स्टैच्यू ऑफ ब्यूटी का, वो एल्यूजन यूज किया है। आर्ट को यहाँ पे स्टेटिक माना है, और बट अ रियल रस्टिक गर्ल क्रॉसिंग अ स्ट्रीम इज अलाइव एंड मोर अट्रैक्टिव, यानी आयरनी है, जबकि हम आर्ट को क्या मानते हैं, इमॉर्टल मानते हैं, और जो ह्यूमन बींग्स है उनको मॉर्टल, तो यहाँ पे उल्टा कर दिया, यानी ये चेंज कर दी स्टेटमेंट। इट मीन्स ये क्या हो गया, आपका आयरनी यूज किया है इस स्टेंजा के अंदर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, द लास्ट सेकंड स्टेंजा, Then we have stanza number 9. Stanza number 9, who knows what is fit for us, had fate proposed bliss here should sublimate my being. My being means life. यहाँ पर जो पोएट हैं, पोएट नहीं सॉरी, जो स्पीकर है वो यहाँ पर ये लाइन 9 स्टेंजा में जो है अगेन एक डिस्कशन यहाँ पे हमारे साथ करेंगे। He talks about that who knows what is fit for us, कि किसे पता है कि हमारे लिए क्या फिट है और क्या अनफिट है। इट मीन्स ये रेट्रिकल क्वेश्चन है, किसी को नहीं पता कि क्या उनके लिए भला है और क्या उनके लिए बुरा है। Had fate proposed bliss here should sublimate my being. Here means on the earth. यहाँ पे ये कंपैरिजन कर रहा है अर्थ एंड हेवन के बीच में। क्या कह रहे हैं कि had fate proposed bliss here should sublimate my being, कि अगर ऐसा होता कि जो फेट है, मेरा जो भाग्य है, वो यहाँ धरती पर रहते हुए ही मेरी लाइफ में जो मैं चाहता वो मुझे मिल जाता और मेरी लाइफ जो है वो सब्लिमेट हो जाती। सब्लिमेट का मतलब आप यूं ले सकते हैं कि कंप्लीट जो है उसको हैप्पीनेस मिल जाती। सब्लिमेट का मतलब क्या है यहाँ पर, कंप्लीट हैप्पीनेस, यानी जो आपको चाहिए अगर वो इस जीवन में रहते रहते आपको वो अचीव हो जाता है, आप उस चीज को अचीव कर लेते हो, इट मीन्स आपकी लाइफ तो सब्लिमेट हो गई, आपको पूर्ण जो है आनंद की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो कहता है कि किसे पता है क्या उसके लिए फिट है और क्या उसके लिए अनफिट है। अगर मेरा भाग्य मुझे जो है सब कुछ जो मैंने चाहा, अगर वो धरती पर रहते हुए मुझे वो अचीव करवा देता, had I signed the bond, मैंने वो समझौता कर लिया होता, यानी यहाँ पे वो कहते हैं कि जो भाग्य मुझे देता मैं सोचता कि ठीक है मुझे तो यही चाहिए था और मुझे मिल भी गया है, यानी अगर मैं ऐसा समझौता कर लेता
Still one must lead some life beyond. तो यहाँ पे जो उसका आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट है, हमारे जो पोएट है, आपको पता है वो ऑप्टिमिज्म के साथ साथ आफ्टर लाइफ के कॉन्सेप्ट, यानी कि एक मरने के बाद भी जो है एक जीवन है, उसके बारे में जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि हैड आई साइन द बॉन्ड, कि मैं समझौता कर लेता कि भाई ठीक है यही मुझे चाहिए था और ये धरती पे रहते रहते मुझे मिल गया है, बट स्टिल यहां पर देखिए वन मस्ट लीड सम लाइफ बियॉन्ड। यहाँ पे पॉइंट कहते हैं या स्पीकर जो है वो कहते हैं कि अभी इसके बाद जो है हर इंसान को एक आफ्टर लाइफ को फेस करना पड़ता है, यानी यहां से इस धरती से विदा होने के बाद एक और दुनिया है जिस दुनिया में हमें जाना है, हैव ब्लिस टू डाई विद। और यहाँ पे कह रहे हैं डिम डिस्क्राइड का मतलब क्या होगा कि जो आपको धुंधली धुंधली से कुछ जो है आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे लग रहा है कि कोई तो अधूरी इच्छाएं हैं, जिन अधूरी इच्छाओं के साथ आप क्या हो रहे हो, आप मर रहे हो, आप अगले जो है जन्म में एंटर कर रहे हो, यानी कि आप जो है हेवन में एंटर कर रहे हो। कुछ धुंधली धुंधली सी जो है आपको कुछ दिखाई दे रहा है और उन इच्छाओं के साथ जब आप मरते हो तो आपके लिए वो एक ब्लिस है। तो आप समझ सकते हैं, कहते हैं कि आपकी कुछ ख्वाहिशें जो हैं वो अधूरी रहना भी इंपॉर्टेंट है। अगर सारे इस दुनिया में रहते रहते आपकी इच्छाएं जो है कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको जीवन को जीने में मजा ही नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, ये लाइंस जो है इनका बहुत फिलोसफिकल डीप मीनिंग है कि आप इस दुनिया में रहते रहते सब कुछ अचीव नहीं कर सकते, और अगर कर भी लेते हो तो आपकी लाइफ जो है आपको काफी बोरिंग सी या आप कह सकते हो बहुत ही जो है डिफिकल्ट लगती है। आपको कुछ भी ऐसा फोर्स नहीं होता जो आपको मोटिवेट करे लाइफ को लीड करने के लिए। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ऐसे इंसान जो अपने साथ एक अधूरी इच्छा लेकर के, जिनकी डेथ होती है, जिन्हें आगे नहीं पता, वो धुंधली धुंधली सी जो चीजें हैं जो उनको नहीं दिखाई दे रही हैं, अगर उनके साथ उनकी डेथ होती है तो ये जो है उनके लिए एक ब्लिस के समान है। दिस फुट वंस प्लांटेड ऑन द गोल, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लीजिए मैंने एक कदम एक बार जो है अपने मकसद को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ाया, और इससे क्या हुआ, दिस ग्लोरी गार्लैंड राउंड माई सोल, यानी मैंने अपने जो है गोल को अचीव करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया और मुझे जो है जो वैभव रूपी माला है वो मेरी सोल के इर्द गिर्द, यानी मुझे वो अचीवमेंट या मुझे वो जो है क्या कह सकते हो आप, मुझे वो अपना जो है गोल अचीव हो गया, मेरी लाइफ का जो मकसद है वो पूरा हो गया और मेरे गले में जो जीत रूपी माला है वो डली हुई है। कुड आई डिस्क्राइब सच, यहाँ पे कुड आई डिस्क्राइब सच कि क्या मैं इसके बारे में पहले ही जो है जानता था, क्या मैं इसके बारे में पहले जान पाता कि ये चीज जो मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई और यही तो वो सपना था जो मैंने देखा था। तो यहाँ पे जो राइटर है वो कहते हैं पोएट कि ट्राई एंड टेस्ट, कि अगर मान लीजिए आपने जो सोचा वो आपको मिल गया और जीत रूपी माला जो है आपकी आत्मा के या आपके गले में जो है वो डल गई, यानी आपने जो है जो चाहा वो आपने हासिल कर लिया, तो इससे आपका जीवन जो है उसका कोई मकसद नहीं रहा और आप अपने जीवन को आगे बिताने के लिए मोटिवेट बिल्कुल नहीं हो पाओगे। तो इसका मतलब कि आप ट्राई एंड टेस्ट कर लीजिए, आप ट्राई कर लीजिए कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं और उसके बाद जो है आपको कैसा महसूस होता है, आपको बहुत ही डर लगेगा, आप जीवन नहीं जी पाओगे। देखिए ये कह रहा है कि ये जो थॉट है, आई सिंक बैक शडरिंग फ्रॉम द क्वेस्ट, कि ये जो इच्छा है कि मुझे यहां धरती पे रहते रहते सब कुछ मिल जाए, यहाँ पे पोएट कहता है कि जब मैं ये सोचता हूं कि इस धरती पर रहते रहते मेरी सारी विशेष पूरी हो जाए तो ये थॉट ही मात्र मुझे क्या कर देता है, मुझे परेशान कर देता है, मुझे शडरिंग बैक का मतलब मैं कांप जाता हूं इस चीज को सोच करके। अर्थ बीइंग सो गुड वुड हेवन सीम बेस्ट, यहाँ पे अगेन जो है जो स्पीकर है वो कहता है कि अगर अर्थ इतनी सुंदर होगी, यानी अर्थ इतनी अच्छी होगी, तो हेवन की कामना कौन करेगा, यानी कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, क्योंकि अर्थ में जो है जो रहते हुए अर्थ के ऊपर सब कुछ आपको अगर मिल गया तो आप क्यों कामना करोगे ऐसे संसार की जिसमें सारी विशेष आपकी पूरी हो जाए। ठीक है, नाउ हेवन शी आर बियॉन्ड दिस राइट। अब देखिए अगेन ही इज कंपेयरिंग, वो क्या कहता है कि हेवन एंड शी, यानी वो हेवन और शी जो है वो इस जो राइड है आर बियॉन्ड दिस राइड, कि हेवन और वो जो है इस राइड्स के बियॉन्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि वो हर जगह पर जो है
अपनी इस राइड को आप कह सकते हो ग्लोरीफाई कर रहा है। वो कह रहा है कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, वो मेरी इस राइड का मुकाबला नहीं कर सकती। यानी ही इज फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वो अपने आप को जो है बहुत लकी महसूस करता है। सो आई होप यू गॉट दिस। जो यहाँ पे फिलॉसफी है इम्परफेक्शन की, इस दुनिया में रहते रहते हमारे अंदर अगर परफेक्टनेस आ गई तो हम जो है हेवन की कामना क्यों करेंगे। तो यहाँ पे थ्योरी थी, ये फिलोसफिकल जो है यहाँ पे आइडिया था। रेटरिकल क्वेश्चन आपको मैंने बता ही दिया था कि अर्थ बीइंग सो गुड वुड हेवन सीम बेस्ट। तो यहाँ आपको जो है रेटरिकल क्वेश्चन का एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे फर्स्ट लाइन में भी रेटरिकल क्वेश्चन है, हु नोज व्हाट इज फिट फॉर अस। सो आई होप यू गॉट दिस स्टेंजा टू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। बट आप जो है सोच रहे होंगे कि आगे भी कुछ ऐसा जो है लिखता रहता पोइट। सोचिए वो लिखते हुए कितना एंजॉय करते होंगे ऐसी पोइट्री को, कितना जो है उनको आनंद या सब्लिमेशन का जो है फील आता होगा। तो देखिए लास्ट जो हमारा स्टेंजा है दैट इज एंड येट शी हैज नॉट स्पोक सो लॉन्ग। आप देखिए उसने चुप करवा दिया थर्ड स्टेंजा में कि तुम मेरी बात सुनो, हश, ऐसे कहा था ना। अब यहाँ पे आके बोल रहा है भाई साहब कि भाई तुम बोल क्यों नहीं रही हो, इतने समय से तुम बोले क्यों नहीं। कौन बताए उसे कि तुमने चुप करवाया था। देखिए एंड येट शी हैज नॉट स्पोक सो लॉन्ग, और अभी भी शी हैज नॉट स्पोक। देखिए वैसे तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, बट यहाँ पे जो है स्पोक लिखा हुआ है, दैट्स ओके। पोइट्री में ऐसे ग्रामेटिकल जो है चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता। तो शी हैज नॉट स्पोक सो लॉन्ग, व्हाट इफ हेवन बी दैट फेयर एंड स्ट्रॉन्ग at life's best with their eyes upturned withered like flowers is first discerned। तो देखिए यहाँ पे वो कहता है स्पीकर कि तुम अभी तक बोली क्यों नहीं हो, ठीक है, तुम क्यों नहीं बोल रही हो, यू शुड स्पीक। व्हाट इफ, व्हाट, अगर ऐसा होता, हेवन बी दैट फेयर एंड स्ट्रॉन्ग, कि हेवन भी जो है वो क्या होता, वो भी इतना फेयर एंड स्ट्रॉन्ग होता। एट लाइफ्स बेस्ट मतलब जितना आप लाइफ में जो चीजें सोचते हो कि ये फेयर होना चाहिए, ये जो है अनफेयर नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और ये चीजें जब जो है आपकी लाइफ में अगर ये सारी चीजें जैसा आपने चाहा अगर वैसा आपको मिलने लग गया तो आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, आपकी लाइफ बेस्ट हो जाएगी। विद अवर आईज अपटर्न विदर लाइफ फ्लावर्स फर्स्ट डिसर्न। अगर हमारी आंखें यानी हम जब हेवन की तरफ देखें और हमें ये पता चले कि जहां से पहले इस फूल की जो है ओरिजिनेशन या ओरिजिनेट हुआ था, जहां से ये फ्लावर, अगर हम उसके पीछे की जो थ्योरी है या आप कह सकते हो उसके पीछे कि विदर लाइफ फ्लावर इज फर्स्ट डिसर्न, कि जहां से ये फ्लावर जो है ये ब्लूम हुआ था, अगर हमें ये पहले ही पता लग जाए तो हमारी लाइफ क्या होगी, बेस्ट होगी। वी फिक्स्ड सो एवर शुड सो अबाइड। अब यहाँ पे कहता है कि वी फिक्स्ड सो मीन्स हम लोग जो है कुछ टाइम के लिए यहां पर ठहर जाएं, यानी इस ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए, कि लाइफ बेस्ट विद आवर आईज अपटर्न, कि जब अपनी आईज को जो है वो हम कहां पर, हेवन की तरफ जो है वो एक पल के लिए देखें, तो हमें वहां से वो जो हमारा जीवन रूपी जो फ्लावर है वो ब्लूम कैसे हुआ है, अगर ये पहली बार ब्लूम कैसे हुआ है, अगर हमें ये पता चल जाए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वहां पे ठहर कर उस ब्यूटी को एंजॉय करना चाहिए। यहां पे वो क्वेश्चन कर रहा है, एवर शुड सो अबाइड, जिसने हमें इस तरीके से कनेक्ट किए हुए है, हमें इस एक दूसरे से क्या है, जोड़े हुए है। व्हाट इफ वी स्टिल राइड ऑन, अगर ऐसा हो कि वी स्टिल राइड ऑन, कि हम जो है अपनी राइड पर राइड करते रहें, इट मीन्स हमारी जो राइड है वो नेवर एंडिंग हो। वी टू विद लाइफ फॉरएवर ओल्ड येट न्यू, वी टू यानी हम ये राइड जो है हम दोनों मिलकर के इस राइड पर चलते रहें और ये नेवर एंडिंग राइड हो, ये पुरानी तो हो बट न्यू, येट न्यू, पुरानी तो हो मतलब इसको हमें इस राइड को करते हुए हो सकता है कि हमें काफी साल काफी अरसे जो है बीत जाए, लेकिन फिर भी हमारे लिए क्या रहे, ये एक्सपीरियंस जो है हमारे लिए फ्रेश रहे। यहाँ पे न्यू का मतलब क्या है कि हमें हर दिन जो है एक फ्रेशनेस महसूस हो हमारे इस राइड पर। चेंज नॉट इन काइंड बट इन डिग्री, कि हमारी जो ये राइड है या हमारा जो एक्सपीरियंस है ये चेंज तो हो बट ये काइंड में ना हो, यानी हमारा जो ये लव है या हमारा जो ये रिलेशन है ये इसी तरीके से जो है ब्लूम करते रहे, बट थोड़ा बहुत चेंज भी हो, ठीक है, बट चेंज किस में हो, डिग्री में। यानी अभी जो हमारा जो लव है अगर वो थोड़ा कम है तो वो बढ़ते रहे, लेकिन उसका प्रकार जो है, उसका काइंड जो है वो चेंज ना हो। द इंस्टेंट मेड इटर्निटी, और इससे क्या होगा,
हमारा जो लव है या हमारी जो लाइफ है वो इटर्नल को प्राप्त हो जाएगी, यानी हमें हेवन का जो है सुख प्राप्त हो जाएगा. एंड हेवन जस्ट प्रूव दैट आई एंड शी राइड टुगेदर फॉर एवर राइट. और ये हेवन जो है वो ये प्रूव करता है, यानी प्रूव कर दे कि हम लोग जो हैं ऐसे दोनों एक साथ राइड पर चलें, राइड और राइड टुगेदर फॉर एवर राइड. और हमेशा ही जो है ऐसे राइड करते रहें और हम कभी भी जो है इस सफर पर अपना जो लव है या अपना जो लाइफ है उसको कभी भी ओल्ड ना होने दें. हर पल जो है उसको नयापन या फिर उसके अंदर कुछ फ्रेशनेस लाते रहें. So I hope you got this poem. This is very interesting poem, yet some difficult words you have faced, but still I tried my best to explain in a very simple manner. So आप जो हैं इससे रिलेटेड जो भी MCQs होंगे, मैं वेरी नेक्स्ट क्लास में जो है जितनी भी poems हम लोग कर चुके हैं वो सारे के सारे MCQs के थ्रू मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगी आपको. सो इसके लिए यू हैव टू सब्सक्राइब एंड शेयर. जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट क्लास.